Assalamualaikum class. This is Mohammad Hashim Zia and you guys are watching Mathematics by Hashim Zia. भाई आज की क्लास के हम लोग एक नई प्लेलिस्ट को स्टार्ट कर रहे हैं, एक नई लेक्चर सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं और ये है फर्स्ट ईयर मैथ्स के चैप्टर वाइज टॉपिकल एमसीक्यूज लेक्चर्स। यानी कि आप में से बहुत से बच्चे जो मुझे बार बार मैसेज कर रहे थे, सर एमसीक्यूज के लेक्चर्स आप कब अपलोड करेंगे? सर वो हमारे कोचिंग के अंदर 4,000 रुपए फीस ले रहे हैं और फिर वो एमसीक्यूज की तैयारी करवा रहे हैं। सर वो इतनी महंगी फीस हम अफोर्ड नहीं कर सकते। या सर वो एक मशहूर टीचर है, वो इतनी फीस ले रहे हैं और फिर वो हमें फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के एमसीक्यूज करवा रहे हैं। तो भाई बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपका भाई हाजिर है। यानी कि फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए एमसीक्यूज के लेक्चर्स को मैं अपलोड करूंगा इंशाल्लाह, और ये एमसीक्यूज के लेक्चर बड़े बेहतरीन पैटर्न के ऊपर होंगे। यानी कि हम ना सिर्फ इन एमसीक्यूज के चैप्टर वाइज लेक्चर्स को समझने से पहले उस पर्टिकुलर चैप्टर के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, उस चैप्टर के इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज को भी समझा करेंगे, और साथ साथ फिर उस चैप्टर की तमाम रिव्यू एक्सरसाइज के अंदर जो एमसीक्यूज गिवन होंगे उनको भी समझेंगे, और साथ में फिर मैं आपको अपने कुछ एप्टीट्यूड के कुछ इंपॉर्टेंट तरीन एमसीक्यूज भी बता रहा हूँ। तो इन दोनों तरीकों से हम लोगों ने एमसीक्यूज को कवर अप करना है कि भाई इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, और साथ में किताब के पीछे रिव्यू एक्सरसाइजेस के एमसीक्यूज होंगे उसको भी समझेंगे, और साथ साथ मैं भी कुछ आपको अपने पास से एमसीक्यूज बहुत सारे करवा रहा हूँ, और फिर कॉलेजेस के पेपर्स के ऊपर भी जाएंगे। तो इस तरीके से हमारी एमसीक्यूज के लेक्चर सीरीज चल रही होगी। तो भाई आपका कोई भी जानने वाला, आपका कोई भी दोस्त जो एमसीक्यूज को लेकर परेशान चल रहा है, आपने उसको बताना है कि सर हाशिम ने फ्री ऑफ कॉस्ट एमसीक्यूज के लेक्चर्स अपलोड करें आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग आराम से बैठ के एमसीक्यूज घर पे बैठ के पढ़ सकें, आपको किसी को पैसे देने की जरूरत ना पड़े। अब देखो भाई, चैप्टर नंबर 1, फर्स्ट ईयर मैथ्स का चैप्टर नंबर 1 क्या नाम है? रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर के एमसीक्यूज को स्टार्ट कर रहे हैं। तो भाई सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ लेते हैं ताकि हमारे लिए क्वेश्चंस को सॉल्व करना आसान हो जाए। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, कॉम्प्लेक्स नंबर। कि मेरे प्यारे शागिर्दों, कॉम्प्लेक्स नंबर किससे डिनोट करते हैं? आप तमाम लोगों को ये बात ऑल्दो मालूम होगी, बहुत बच्चों वाली बात कर रहा हूं भाई, बहुत बच्चों वाली। अगर मेरे शागिर्दों ये बात सबको मालूम है, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? जेड होता है। अच्छा भाई, जेड यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है मेरे प्यारे शागिर्दों? जेड यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर का ये फॉर्मूला होता है हमारे पास, जेड इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी। क्या फॉर्मूला होता है? जेड इज इक्वल टू ए प्लस का आयोटा बी। यहां पर जो हमारे पास ए होता है, इस ए को हम क्या कहते हैं? रियल पार्ट। ए को आप लोग क्या कहते हो मेरा बेटा? रियल पार्ट। और ये जो हमारे पास बी होता है, यानी कि ऐसी टर्म जिसके साथ आयोटा आ रहा हो, उसको हम लोग कहते हैं इमेजनरी पार्ट। कभी भी रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट मिलकर आ जाए तो ये क्या बन जाता है? कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाता है। ये बड़ी छोटी सी बात है जो मैंने आपको डिफाइन करवा दी। अच्छा, इसकी जो ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म होती है, ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म का मतलब ये होता है कि आयोटा के बगैर आप अगर कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखना चाहो ब्रैकेट के अंदर तो वो ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म कहलाती है। सही है ना भाई? मैंने बड़ी सिंपल सी बात आपको बता दी कि जेड ये हमारे पास अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो यहाँ पे ए क्या होता है? ऐसी टर्म जिसके साथ आयोटा ना हो उसको हम कहते हैं रियल पार्ट, और जिसके साथ आयोटा हो यानी कि इमेजनरी, उसको कहते हैं इमेजनरी पार्ट। है भाई? बहुत छोटी सी मैंने आप लोगों को एक बात बता दी। अच्छा, दूसरे नंबर के ऊपर ये जो आयोटा होता है, ये जो सिंबल होता है, इसको हम क्या कहते हैं? आयोटा कहते हैं। और आयोटा की वैल्यू किसके बराबर होती है भाई? आयोटा की वैल्यू बराबर होती है अंडर रूट -1 के। और आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है? सिंपल -1 के। ये बात भी आपको बता दी मैंने। अच्छा, एक और चीज होती है, कुछ हमारे पास बेसिक प्रॉपर्टीज होती हैं। आपको प्रॉपर्टीज मालूम होनी चाहिए, अक्सर वो पेशतर एमसीक्यूज में आ जाती हैं। कि भाई अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर को आपने ऐड करवाया या सब्ट्रैक्ट करवाया, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर को आपने क्या करवा दिया? ऐड या सब्ट्रैक्ट करवा दिया। देखो मेरे प्यारे शागिर्दों, ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट करवाओगे ना तो कैसे होंगे? लेट सपोज आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है a कॉमा b, इसको आप इधर ऐड करवा रहे हो या फिर सब्ट्रैक्ट करवा रहे हो दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर से जो c और d है। हमेशा याद रखिएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट होते हैं तो ये कैसे होते हैं? जो रियल पार्ट होता है वो रियल पार्ट से ऐड या सब्ट्रैक्ट होगा, जो ये इमेजनरी पार्ट है ना, ये इमेजनरी पार्ट से ऐड या सब्ट्रैक्ट होगा। तो क्या बन जाएगा? ये हो जाएगा a प्लस या माइनस का c कॉमा b प्लस या माइनस का d। यानी कि रियल पार्ट से ऐड या सब्ट्रैक्ट होगा, इमेजनरी पार्ट से ऐड या सब्ट्रैक्ट होता है। बड़ी बेसिक सी बात है, आप लोगों को मालूम होनी चाहिए। अच्छा, दूसरे नंबर के ऊपर एक और चीज है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, बिलियन डॉलर्स की चीज है, कि अब हमारे जहनों में आता है मल्टीप्लीकेशन कैसे होती है कॉम्प्लेक्स नंबर की। भाई ये सारी छोटे छोटे पॉइंट्स इसलिए बता रहा हूं कि जब जब आप इस चैप्टर के एमसीक्यूज को भी हम सॉल्व करेंगे तो आपके लिए चुटकी बजाने का काम होगा। भाई मल्टीप्लीकेशन क्या होती है कॉम्प्लेक्स नंबर की? मेरे प्यारे शागिर्दों, मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर और भी ज्यादा आसान है। अब आप बोलोगे सर वो कैसे है? ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाई हो रहे हैं। यानी कि हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ये थोड़ा बड़ी सिंपल सी बात कहता है कि भाई आपने क्या करना है, सिंपल तरीके से इनको मल्टीप्लाई करवा देना है। ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा AC माइनस का BD कॉमा AD
माई प्लस का बी सी। सिंपल तरीके से हमारे क्वेश्चन क्या हो गया, ये कॉम्प्लेक्स नंबर सिंप्लीफाई हो गया। ये आपके पास बेसिकली होता है कि आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर कभी भी मल्टीप्लाई हो रहे थे, उसकी जनरल रिप्रेजेंटेशन फॉर्म होती है, थ्योरम बेस फॉर्म होती है। आप चाहे तो कोई से भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर सपोज करके उनको मल्टीप्लाई करवा के चेक कर लीजिएगा, इसी पैटर्न के ऊपर आपके पास आंसर बन जाएगा उसका। सही है ना भाई? सिंपल वे भी मल्टीप्लाई करवा सकते हो, मैं भी आपको सिंपल सिंप्लीफाई करना भी सिखा दूंगा। अच्छा, सिमिलरली हमारे पास डिवीजन क्या होती है, कॉम्प्लेक्स नंबर अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइड हो रहे हैं उनकी डिवीजन क्या होती है। भाई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अभी मैं ऐड या सब्ट्रैक्ट करना भी हम लोग सीखेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर, अभी मल्टीप्लिकेशन करना भी आपको दिखा रहा हूँ। अभी सिर्फ मैं थ्योरम लिख रहा हूँ, थ्योरम को भी खाली देख लीजिए। अच्छा, डिवीजन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होती है मेरा बेटा, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर हमें आपस में क्या करवाना है, डिवाइड करवाना है। यानी कि लेट सपोज मेरे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को हमने आपस में क्या करवाना है, डिवाइड करवाना है। तो मेरे प्यारे शागिर्दों, ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, कॉम्प्लेक्स नंबर की जो डिवीजन होती है हमेशा रैशनलाइजेशन को फॉलो करती है। किसको फॉलो करती है, रैशनलाइजेशन के प्रिंसिपल को। इसका मतलब क्या है क्या नहीं है सब समझ में आएगा। फिलहाल के लिए बच्चे मारिए, अभी मैं आपको सारी चीजें समझाऊंगा, रैशनलाइजेशन का मतलब क्या, मैंने रैशनल यहाँ पे क्यों लिखा है, क्या इसका मतलब होता है, अभी हम सारी बातें समझ रहे होंगे। अभी बस खाली आपने देखना है कि कर क्या रहे हैं। अच्छा, एक और कॉन्सेप्ट जो हमारे पास होता है वो होता है कॉन्जुकेट। कॉन्जुकेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। भाई कॉन्जुकेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर के मायने क्या होंगे। देखो भाई, कॉम्प्लेक्स नंबर लेट सपोज आपके पास एक सिंपल सा कॉम्प्लेक्स नंबर है, z इज इक्वल टू a प्लस का आयोटा b। कॉन्जुकेट को हम डिनोट करते हैं कि z के ऊपर एक डंडी का आ जाना, यानी कि z के ऊपर कभी भी एक बार आ जाए, z बार, तो उसको क्या कहते हैं, कॉन्जुकेट कहते हैं। तो भाई कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुकेट क्या होता है कि यानी कि आपके पास कभी भी इमेजिनरी टर्म का साइन कन्वर्ट करना हो, उसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुकेट। क्या कहा मैंने कि भाई कॉन्जुकेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, कॉन्जुकेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर होता है अगर आप इमेजिनरी टर्म का साइन कन्वर्ट कर दो तो इसको हम क्या कहते हैं, कॉन्जुकेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। अच्छा, इसी तरीके से हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है मॉडुलस का। क्या कॉन्सेप्ट है मेरा बेटा, मॉडुलस का। अब देखो ये मॉडुलस क्या होता है, मॉडुलस कहते हैं कभी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ अगर इस तरह के बार के सिंबल लगे हुए उसको मॉडुलस कहते हैं। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू a प्लस का आयोटा b। अगर मुझसे कहा जाता है कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड निकालो, तो भाई मॉड निकालने का मतलब ये होता है कि बेसिकली आप अंडर रूट लोगे, अंडर रूट लेने के बाद आप रियल पार्ट का रियल पार्ट पे स्क्वायर करोगे, इमेजिनरी पार्ट का इमेजिनरी पार्ट पे स्क्वायर कर रहोगे। अभी मैं आपको इन तमाम चीजों की एग्जांपल्स भी करवाऊंगा, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब क्या है कि भाई आपने सिंपल एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा, आपने कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा, क्या किया आपने, उसका मॉडुलस लेने का मतलब ये कि रियल पार्ट का इंडिविजुअल और इमेजिनरी पार्ट का इंडिविजुअली आपने स्क्वायर ले लिया। ये कहलाता है हमारे पास सिंपल तरीके से मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। देन हमारे पास जो प्रॉपर्टी आती है उसको हम कहते हैं एडिटिव इनवर्स। ये भी एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। देखो ये सारी चीजें इसलिए रिवाइज करवा रहा हूं ताकि एमसीक्यू सॉल्व करवाते हुए आपके लिए चीजों को समझना बड़ा आसान हो जाए। अब देखो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वांटिटी होती है उसको हम क्या कहते हैं, एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स के मायने ये होते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का कभी भी अगर आपसे कह दिया जाए कि एडिटिव इनवर्स निकालना है, तो एडिटिव इनवर्स के मायने ये होते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर की दोनों क्वांटिटीज के साइन कन्वर्ट करना। अक्सर बच्चे कॉन्जुकेट को और एडिटिव इनवर्स को मिला देते हैं। भाई कॉन्जुकेट क्या होता है, कॉन्जुकेट होता है इमेजिनरी टर्म का साइन कन्वर्ट करना। कभी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर सिर्फ इमेजिनरी टर्म का साइन कन्वर्ट करना इज कॉन्जुकेट, व्हाइल एडिटिव इनवर्स के अंदर आप दोनों टर्म्स के साइन को कन्वर्ट करते हो। दैट्स अ वेरी बेसिक डिफरेंस बिटवीन अ कॉन्जुकेट एंड एडिटिव इनवर्स। कि भाई एडिटिव इनवर्स के ऊपर हम क्या करेंगे, लेट सपोज मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू a प्लस का आयोटा b। तो अगर मुझे इसका एडिटिव इनवर्स लेना है, एडिटिव इनवर्स के मायने क्या होते हैं, दोनों टर्म्स के साइन को कन्वर्ट करवा देना, दोनों टर्म्स के साइन को कन्वर्ट करवा देना। बात समझ पा रहे हैं मेरा बेटा, बहुत सिंपल सी एक बात है। इसी तरीके से हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होता है मल्टीप्लीकेशन इनवर्स का या मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स का। अब ये मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या होता है भाई, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स के मायने ये होते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर का आपको क्या लेना है, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। भाई इसका अपना एक फॉर्मूला है। लेट सपोज आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू a कॉमा b, इसकी पावर में नेगेटिव का 1। हमसे क्या कहा जाता है, हमसे कहा जाता है इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स बताओ। अब मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स कैसे लेते हैं मेरे प्यारे शहजादे, इसका फॉर्मूला है। फॉर्मूला ये कहता है कि रियल पार्ट का रियल पार्ट लिखो, रियल पार्ट का रियल पार्ट लिखो, डिवीजन में रियल पार्ट का स्क्वायर लो, फिर इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर ले लो। क्लियर है भैया, कॉमा लगाओ, जो भी इमेजिनरी पार्ट है वो नेगेटिव के साइन के ऊपर आएगा, और डिवीजन के अंदर डिवीजन में अगेन रियल पार्ट का स्क्वायर और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। ये 7 बेसिक प्रॉपर्टीज होती है रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर, ये 7 बेसिक प्रॉपर्टीज हैं। मैं भी इन 7 की 7 प्रॉपर्टीज पे आपको क्वेश्चन भी सॉल्व करवाऊंगा, मगर सबसे पहले मैंने आपको जल्दी से कोई रिवीजन दे दिया कि 7 प्रॉपर्टीज क्या होती है। भाई अगर आपका कोई दोस्त परेशान है एमसीक्यूज की तैयारी करने के लिए, या अगर आप देख रहे हो कि भाई किसी कोचिंग से एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करने के ऊपर, तो बताना उन कोचिंग वाले जाहिलों को कि सर
हाशिम ने फ्री ऑफ कॉस्ट के अंदर एमसीक्यूज के लेक्चर बड़े बेहतरीन अंदाज में डिलीवर किए हुए हैं। अब लेट सपोज मैं एक क्वेश्चन देता हूं आपको, हमारे पास एक क्वेश्चन है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक क्वेश्चन है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है मेरे पास, z इज इक्वल टू 3 माइनस का 4 आयोटा। एक क्वेश्चन है z इज इक्वल टू 3 माइनस का 4 आयोटा, और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है मेरे पास z इज इक्वल टू नेगेटिव का 2 माइनस का नेगेटिव का 5 आयोटा। लेट सपोज ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, इन पे सारी प्रॉपर्टीज को अप्लाई कर देते हैं। भाई सबसे पहले फॉर एग्जांपल आपके पास क्वेश्चन आ जाए कि भाई इन दोनों को ऐड या सब्ट्रैक्ट करवाना है, यानी कि मैं आपको एडिशन पे करवा देता हूं, सब्ट्रैक्शन आप खुद से कर लीजिएगा। एग्जामिनर आपसे क्या कहता है कि आपको इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को क्या करवाना है, इधर ऐड करवाना है या सब्ट्रैक्ट करवाना है। तो भाई कैसे सॉल्व करवाओगे, बहुत सिंपल तरीके कार है, बहुत सिंपल सा पैटर्न है कि भाई हमने क्या करना है, हम सिंपल तरीके से दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स को आपस में ऐड करवा सकते हैं। अच्छा, ऐड करवाने का मकसद क्या है कि भाई z1 यानी कि आपके पास पहला कॉम्प्लेक्स नंबर, z2 के मायने क्या है, दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर। तो भाई क्या बन जाएगा, 3 माइनस का 4 आयोटा, इसको ऐड करवाना है किस कॉम्प्लेक्स नंबर में, दूसरे वाले कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर। दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, माइनस का 2 माइनस का 5 आयोटा। तो इनको अगर सिंप्लीफाई करवाओगे तो क्या बन जाएगा भैया, देखो रियल पार्ट पे सॉल्व होता है, तो 3 माइनस का 2 ऑब्वियसली प्लस का 1 बन गया, 3 माइनस का 2 प्लस का 1 यानी कि सिंपल 1 आ गया। और आगे क्या है, माइनस का 4 आयोटा माइनस का 5 आयोटा, माइनस का 4 और माइनस का 5 क्या होगा भाई, 5 4 9 होता है, तो माइनस का 4 माइनस का 5 ये बन गया नेगेटिव का 9 आयोटा। तो आंसर क्या आ गया, 1 माइनस का 9 आयोटा। अच्छा बाय द वे, अगर आप इसको z1 प्लस z2 करो या z2 प्लस z1 करो, आपको पता है आपका आंसर सेम आएगा। अगर मैं आपसे कहता हूं कि भाई आपको कॉम्प्लेक्स नंबर की एडिशन में इधर दो z1 प्लस z2 करना हो या z2 प्लस z1 करना हो, दोनों सूरतों में आंसर क्या आएगा, हमेशा हमारा सेम आएगा। तो याद रखिएगा, एक कॉन्सेप्ट होता है, एक प्रॉपर्टी होती है, ये बहुत दफा एमसीक्यूज में पूछ लिया जाता है कि एडिशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज ऑलवेज कम्यूटेटिव। एडिशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज ऑलवेज कम्यूटेटिव, यानी कि आप पहले z1 प्लस z2 करो या z2 प्लस z1 करो, दोनों सूरतों में आंसर क्या आएगा, हमेशा सेम आएगा। तो एडिशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज कम्यूटेटिव, एडिशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज कम्यूटेटिव, ध्यान में रखिएगा जुमले को, बहुत इंपॉर्टेंट जुमला है। अच्छा इसी तरीके से याद रखिएगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर की एडिशन एसोसिएटिव भी होती है, ना सिर्फ कम्यूटेटिव होती है बल्कि एसोसिएटिव भी होती है। एसोसिएटिव के मायने क्या होते हैं, कम्यूटेटिव के मायने क्या होते हैं, बता देता हूं भाई। कम्यूटेटिव के मायने ये होते हैं कि अगर आपके पास दो टर्म्स थी, आपने उन दोनों टर्म्स को इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर ऑर्डर, आप पहले a प्लस बी करो या b प्लस ए करो, दोनों सूरतों में आंसर क्या आएगा, हमेशा हमारा सेम आएगा। फॉर एग्जाम्पल z1 प्लस z2 अगर मैं करता हूं तो आंसर क्या आया, 1 माइनस का 9 आयोटा। इसी तरीके से अगर आप z2 प्लस z1 करोगे तब भी आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। इसके मायने होते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, यानी कि दो टर्म्स को विदाउट इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर ऑर्डर किसी भी तरह से ऐड करो, आंसर अगर सेम आएगा तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ये होती है तीन टर्म्स के लिए, यानी कि मैं कहता हूं कि भाई ए स्टेरिक बी स्टेरिक सी, ए स्टेरिक बी को पहले सॉल्व किया फिर स्टेरिक सी के ऊपर, या फिर मैं डायरेक्टली कर दूं ए स्टेरिक बी स्टेरिक सी। क्या कहा मैंने कि भाई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, लेट सपोज मेरे पास है z1 प्लस का z2 प्लस का z3, मैं इन तीनों को आपस में ऐड करवाऊं, इसका आंसर हमेशा बराबर आएगा कि अगर आप पहले z2 प्लस z3 फिर अब आखिर में z1 को ऐड करवाओ, यानी कि या तो आप z1 प्लस z2 प्लस z3 तीनों को इस तरह ऐड करवा लो, या फिर आप पहले z2 प्लस z3 ऐड करवाओ फिर z1 में ऐड करवाओ। इन दोनों सूरतों में आंसर हमेशा क्या आएगा, सेम आएगा। आंसर हमेशा क्या आएगा, सेम आएगा। तो कभी भी तीन टर्म्स के ऊपर जो प्रॉपर्टी प्रूव होती है उसको कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग कि एडिशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर फॉलोज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एज वेल एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, दोनों प्रॉपर्टीज को वेरीफाई करती है। अच्छा सब्ट्रैक्शन क्या होता है भाई, सब्ट्रैक्शन के अंदर हम क्या करेंगे, माइनस करते हैं। अब सब्ट्रैक्शन तो आप लोग खुद से कर सकते हो ऑल्दो, बट चलो बता देता हूं कि लेट सपोज यहाँ पे पहला कॉम्प्लेक्स नंबर है 3 माइनस का 4 आयोटा, फिर माइनस का साइन, और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, माइनस का 2 माइनस का 5 आयोटा। चूंकि दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर में देखो नेगेटिव की टर्म्स थी इसलिए मैंने ब्रैकेट को लगाया है। अब जब आप इस ब्रैकेट को ओपन करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन कन्वर्ट हो जाएंगे, तो क्या बन जाएगा, 3 माइनस का 4 आयोटा माइनस माइनस प्लस का 2 माइनस माइनस प्लस का 5 आयोटा। अब सिंप्लीफाई करो
करोगे तो क्या बन जाएगा, 3 + 2 5 -4 आयोटा प्लस 5 आयोटा, ऑब्वियसली बराबर होगा किसके, प्लस के आयोटा के। किसके बराबर होगा, प्लस के 1 आयोटा के। तो आपके पास देखो आंसर क्या आ गया, 5 प्लस का 1 आयोटा। अब जरा जल्दी से चेक करो, वीडियो को पॉज करो और जल्दी से चेक करो Z2 माइनस Z1 की वैल्यू, ये कभी भी सेम नहीं आएगी, ये कभी भी सेम नहीं आएगी। तो ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग कि आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर की जो सब्ट्रैक्शन होती है, कॉम्प्लेक्स नंबर की जो सब्ट्रैक्शन होती है, ये कभी भी ना तो कम्यूटेटिव होती है ना एसोसिएटिव होती है, ये किसी को भी फॉलो नहीं करती। सब्ट्रैक्शन ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर इज नीदर कम्यूटेटिव नॉर एसोसिएटिव। ना तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है ना ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है। पेपर के अंदर ये एमसीक्यूज बहुत आता है भाई, ना सिर्फ आपके लेवल पे आता है बल्कि यूनिवर्सिटी लेवल पे भी आते हैं एमसीक्यूज, बेसिक एमसीक्यूज। तो भाई याद रखिएगा, अगर फर्स्ट ईयर से आपने एमसीक्यूज की तैयारी अच्छी करी, फर्स्ट ईयर से अगर आपने कॉन्सेप्ट अच्छे बनाए, तो कल को जब यूनिवर्सिटी लेवल के ऊपर जाओगे तो आपके लिए चीजें समझना बड़ी आसान होंगी। क्या कहा मैंने, देखो एडिशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर जो होती है कम्यूटेटिव भी होती है एसोसिएटिव भी होती है, while subtraction of a complex number is neither commutative nor associative। ये चंद बेसिक बातें आपको पहले तो मालूम होनी चाहिए। क्लियर है मेरे प्यारे शहजादे, क्लियर है, किसी बच्चे को इसमें कोई प्रॉब्लम, कोई मसला मेरे प्यारे शहजादे को, कोई मसले की बात किसी बच्चे को, सबको क्लियर है यहां तक की बात, भाई सबको क्लियर है ना, किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई मसले की बात। अच्छा, इसी तरीके से लेट सपोज यही दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, मैं कहता हूं मल्टीप्लीकेशन करना सीख लेते हैं। भाई दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, मल्टीप्लीकेशन करना है तो कैसे करेंगे, देखो भाई अगर मैं आपसे कहता हूं इन्हीं दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लीकेशन करवाना है तो क्या करवाएंगे, देखो एक मेरे पास है 3 माइनस का 4 आयोटा, एक क्या था -2 माइनस का 5 आयोटा, इन्हीं को आपस में मल्टीप्लाई भी करवा के चेक कर लेते हैं। देखो कॉम्प्लेक्स नंबर की जो मल्टीप्लीकेशन होती है बहुत आसान होती है, बहुत मजे की होती है। आपने क्या करना है, सिंपल तरीके से मल्टीप्लाई करवा देना है। अच्छा 3 जाके कैसे मल्टीप्लाई करवाते हैं, देखो सिंपल, जो बचपन में सीखा था ना मल्टीप्लीकेशन, हमेशा दो ब्रैकेट की कैसे होती है, पहले ब्रैकेट की पहली टर्म दूसरे ब्रैकेट की पहली टर्म के पास जाएगी, तो क्या बन जाएगा 3 माइनस का 2 माइनस का 6, फिर ये 3 जब -5 के पास जाएगा तो क्या बन जाएगा माइनस का 15 आयोटा, फिर ये माइनस का 4 आयोटा जब -2 के पास जाएगा तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा माइनस माइनस प्लस का 4 2 8 आयोटा, फिर माइनस का 4 आयोटा जाएगा माइनस का 5 आयोटा के पास तो क्या बन जाएगा माइनस का 5 4 माइनस माइनस प्लस का 20 आयोटा स्क्वायर, क्या बन गया 20 आयोटा स्क्वायर। कैसे सिंप्लीफाई करा, देखो पहली टर्म के पास गए, 3 2 6 हो गया नेगेटिव का, फिर 3 इंटू नेगेटिव का 5 आयोटा हो गया, फिर नेगेटिव का 4 नेगेटिव का 2 तो प्लस का बन गया, फिर नेगेटिव का 4 आयोटा नेगेटिव का आयोटा प्लस 20 आयोटा स्क्वायर बन गया। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करवा देंगे तो क्या बन जाएगा माइनस का 6 एज इट इज, माइनस का 15 और प्लस का 8, देखो 15 और 8 निकालोगे तो क्या बचेगा 7 बचेगा, क्योंकि बड़ी वाली वैल्यू के साथ नेगेटिव है तो नेगेटिव का 7 आयोटा, और यहाँ पर क्या हो गया 20 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर के मायने क्या होते हैं, आयोटा स्क्वायर होता है बेसिकली -1 के बराबर, तो क्या बन गया माइनस का 20, सही है ना भैया। तो -6 -20 विल बी माइनस का 26 और माइनस का 7 आयोटा एज इट इज। तो ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में आंसर क्या होगा माइनस का 26 कॉमा माइनस का 7, ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म पे सिंपल तरीके से आंसर आ गया। आप याद रखिएगा एक छोटे से कॉन्सेप्ट को, मल्टीप्लीकेशन के अंदर आप किसी भी ब्रैकेट को पहले मल्टीप्लाई करवा दो, आप इस ब्रैकेट को इससे मल्टीप्लाई करवा दो या इस ब्रैकेट को इससे मल्टीप्लाई करवा दो, दोनों सूत्रों में आंसर हमेशा क्या रहता है, सेम रहता है। तो ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, multiplication of a complex number also is commutative as well associative, यानी कि आप कभी भी दो या तीन कॉम्प्लेक्स नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करवाओ या फिर सिंपल तरीके से तीन कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करवाओ, दोनों सूत्रों में आंसर क्या रहेगा, हमेशा हमारा सेम रहेगा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ना सिर्फ मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होती है भाई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, बल्कि एसोसिएटिव भी। कम्यूटेटिव का मतलब क्या है कि भाई मैं Z1 को Z2 से मल्टीप्लाई करवाऊं या फिर मैं Z2 को Z1 से मल्टीप्लाई करवाऊं, दोनों सूरतों में जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, हमारे पास सेम आएगा। सिमिलरली एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के मायने क्या है कि भाई अगर मैं तीन कॉम्प्लेक्स नंबर को यानी कि लेट सपोज Z1 Z2 को पहले मल्टीप्लाई करवाऊं फिर आंसर को Z3 से मल्टीप्लाई करवाऊं, या वाइस वर्सा मैं क्या करता हूं, मैं सिंपल तरीके से पहले Z2 और Z3 को मल्टीप्लाई करवा देता हूं और जो आंसर है उसको Z1 से मल्टीप्लाई करवा दूं। यानी कि कहने का मकसद ये कि अगर आप तीनों कॉम्प्लेक्स नंबर को किसी भी ऑर्डर के ऊपर मल्टीप्लाई करवाओ हमेशा आंसर क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो याद रखिएगा कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर एडिशन और मल्टीप्लीकेशन दोनों कम्यूटेटिव भी होती है एसोसिएटिव भी होती है, वाइल सब्ट्रैक्शन और डिवीजन ऐसा प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करती। क्लियर है भाई, ये बेसिक सी बात मैंने आपको बता दी, यहाँ पे बेसिक सी बात, $1 बिलियन की बात है, $1 बिलियन की। अच्छा भाई एक और कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं,
अच्छा भाई, अब हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आ गया डिवीजन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर का। भाई कॉम्प्लेक्स नंबर की डिवीजन के मायने क्या होंगे? कॉम्प्लेक्स नंबर की डिवीजन के मायने ये हैं कि अगर मैं आपसे कहता हूं कि आपको कॉम्प्लेक्स नंबर की क्या लेनी है, डिवीजन लेनी है, इसके मायने क्या हुए? इसके मायने ये हुए कि लेट सपोज मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, अल्लाह वाला करे 2 + 3 आयोटा, और उसको डिवाइड करवा रहे हैं किससे? -2 -4 आयोटा से। चलो चेंज कर लेते हैं यहाँ पे, अल्लाह भला करे -5 है, -5 -4 आयोटा से, सही है ना? दो कॉम्प्लेक्स नंबर को आपस में डिवाइड करवाना है। हमेशा याद रखिएगा कॉम्प्लेक्स नंबर की डिवीजन क्या होती है? रेशनलाइजेशन को फॉलो करती है। यानी कि हम सिंपल तरीके से क्या करते हैं कि जो भी नीचे वाला कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, जो भी नीचे वाला कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, उस सेम कॉम्प्लेक्स नंबर को लेते हैं, खाली उसके इमेजनरी टर्म का साइन कन्वर्ट करके पूरी टर्म से मल्टीप्लाई डिवाइड करवाते हैं। तो ये प्रोसेस कहलाता है मैथ्स के अंदर रेशनलाइजेशन का। यानी कि देखो, कॉम्प्लेक्स नंबर की डिवीजन को कैसे सिंप्लीफाई करते हैं कि आपने एक दफा अपने क्वेश्चन को एज इट इज उतार दिया, और जो भी नीचे वाला कॉम्प्लेक्स नंबर, उस सेम कॉम्प्लेक्स नंबर को लोगे, खाली उसका इमेजनरी टर्म का साइन कन्वर्ट करके, इमेजनरी टर्म के साइन को कन्वर्ट करने का मतलब अगर नेगेटिव में हो तो प्लस, प्लस में तो नेगेटिव, कन्वर्ट करके पूरे क्वेश्चन से मल्टीप्लाई डिवाइड करवा देंगे। इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा ये होगा, ऊपर वाली टर्म्स ऊपर सिंप्लीफाई करवा दीजिए, नीचे वाली टर्म नीचे सिंप्लीफाई करवा दीजिए। देखो नीचे क्या बन रहा है, नीचे बन रहा है -5 -4 आयोटा इनटू -5 +4 आयोटा, और ऊपर देखो, ऊपर सिंपल दो ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई हो गए। ऊपर कौन से दो ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं? 2 + 3 आयोटा और -5 +4 आयोटा ऊपर मल्टीप्लाई हो रहे हैं। भाई मैथ्स का बेसिक कॉन्सेप्ट है, हमेशा याद रखिएगा, हमेशा कॉम्प्लेक्स नंबर की डिवीजन के अंदर हमेशा जो नीचे वाली टर्म होगी, वहां पे ये फॉर्मूला कंप्लीट होगा, a² - b²। किसके बराबर होता है? a + b इंटू a - b के। यानी कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो ये किसके बराबर होगा? a² - b² के। क्लियर है मेरा प्यारा बेटा? तो यानी कि नीचे क्या बन जाएगा? नीचे हमारे पास ये बन जाएगा -5 -4 आयोटा इंटू -5 +4 आयोटा। क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा -5 ये माइनस का साइन फॉर्मूले का, क्योंकि देखो a + b a - b पूरी टर्म a है, ये पूरी टर्म b है, तो a - b a + b किसके बराबर होता है? a² - b² के ना। तो सिंपल तरीके से फॉर्मूला क्लोज करवा दिया हम लोगों ने। ऊपर सिंपल तरीके से अगेन दोनों ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई करवा दोगे तो क्या बन जाएगा? ऊपर बन जाएगा 2 × -5 -10। दो ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई कैसे होते हैं ऊपर भी सिखाया था ना, 2 × -5 -10। फिर ये 2 जाके जब -4 से मल्टीप्लाई हो तो क्या बन जाएगा? -4 2 8 आयोटा। फिर ये 3 आयोटा जाके जब 5 से मल्टीप्लाई होगा तो -5 × 3 क्या बन जाएगा? -15 आयोटा। फिर ये 3 जाके जब सिंपल तरीके से 3 आयोटा जाके जब 4 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा नेगेटिव को, तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा -4 3 12 आयोटा स्क्वायर। अब आप इसको सिंप्लीफाई करवा दीजिए। सिंप्लीफाई कैसे करवा दोगे? देखो ये क्या बन जाएगा? 5 नेगेटिव के 5 का स्क्वायर हो गया 25, 4 आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होगा? बराबर होगा 16 आयोटा स्क्वायर के। सही है ना भाई? सिंप्लीफाई करवा दो भाई, आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के, तो -12 -1 प्लस का 12 हो गया, तो -10 प्लस का 12 क्या हो जाएगा? -10 प्लस का 12, -10 प्लस का 12 ये बन गया प्लस के 2 के बराबर। माइनस का 8 आयोटा माइनस का 15 आयोटा किसके बराबर होगा भैया? माइनस का 8 और माइनस का 15, माइनस का 8 और 15, 8 + 15 क्या हो जाएगा? 23 हो जाएगा। तो क्या बन गया ऊपर आपके पास? सिंपल तरीके से माइनस का 23 आयोटा। नीचे फर्दर सिंप्लीफाई करवा दो, 25 प्लस का ये आयोटा स्क्वायर का मतलब क्या होता है? -1, तो 25 में से 16 निकालो, 25 में से 16 गए तो जाहिर सी बात है 9 बचेगा, 9 बचेगा। ऊपर क्या बना? 2 माइनस का 23 आयोटा। सिंपल तरीके से सिंप्लीफाई करने पे आंसर क्या आ जाएगा? 2/9 कॉमन नेगेटिव का 23/9। सिंपल तरीके से क्वेश्चन क्या हो गया? सॉल्व हो गया। सिंपल तरीके से क्वेश्चन क्या हो गया? सॉल्व हो गया। आपका विद इन सेकंड्स के अंदर चुटकी बजा के आंसर आएगा। देखो भाई इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, बेसिक कॉन्सेप्ट है, बच्चे बच्चे सॉल्व कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई मुश्किल चीज है। मैं चाहूं तो कैलकुलेटर पे भी आपको सॉल्व करना बता सकता हूं। डिस्क्रिप्शन के अंदर एक प्लेलिस्ट का लिंक डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन के अंदर एक प्लेलिस्ट का लिंक डाल दूंगा जहां पे मैंने कैलकुलेटर की सारी ट्रिक्स बताई हुई थी। सर डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डाल दूंगा कैलकुलेटर की ट्रिक, चूंकि आपको इंटर में कैलकुलेटर अलाउ है तो आप चाहो तो जल्दी से कैलकुलेटर में भी सॉल्व करके वेरीफाई कर सकते थे, बट मैं भी यहाँ पे कैलकुलेटर पे करना नहीं सिखा रहा, मैंने कैलकुलेटर के ऊपर बना के बताया हुआ है, तो कैलकुलेटर की मैं वो कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक डाल दूंगा, उसको वहां से आप देख सकते हैं। क्लियर है मेरे प्यारे शहजादों? वापस आ जाओ भाई। अच्छा भाई ये तो हमने चंद बेसिक बातें पढ़ ली कि मल्टीप्लीकेशन क्या होती है, एडिशन क्या होती है, सब्ट्रैक्शन क्या होती है, डिवीजन क्या होती है, ताकि आपका कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाए। एक और हमारे पास बड़ा बेहतरीन कॉन्सेप्ट है कि भाई हमारे पास एक और जो अक्सर पेपर में एमसीक्यूज आ जाता है वो आएगा ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी के ऊपर। तो भाई ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी आपके पास एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट है और इसको भी जरा देख लेते हैं। ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी, ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी बेसिकली आपके पास रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर उसका एक बेसिक थ्योरम होता है जिसको हमने वेरीफाई करवा रहे होते हैं। ये क्या कहता है हमसे? ये बड़ी सिंपल सी बात कहता है, ये कहता है मेरे प्यारे शहजादों कि भाई Z1
मॉड के अंदर हो माइनस का Z2, यानी कि Z1 मॉडुलस Z2, ये हमेशा छोटा होगा या बराबर होगा किसके, किससे, Z1 प्लस के Z2 से। ना सिर्फ ये बल्कि ये आगे कहता है ये फर्दर छोटा होगा अगर मैं इनका इंडिविजुअल मॉडुलस ले लूं, अगर मैं क्या ले लूं, इनका इंडिविजुअल मॉडुलस का सम ले लूं। मैं भी इस पूरी चीज को आपको क्लियर करूंगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल सी मैंने बात लिखी है। मैंने आपसे कहा कि भाई देखो, आपके पास ये जो पॉलिटी है इसको क्या कहते हैं, ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी। इसको जहन में रखिए क्योंकि पेपर के अंदर ये बहुत सारे तरीकों में पूछी जा सकती है। कैसे? अब देखो, एक तरीका तो ये हो सकता है एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन देके पूछ ले व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, और ऑप्शंस के अंदर 3 से 4 स्टेटमेंट लिखी होंगी जिनमें से एक स्टेटमेंट ये है। इसको समझो हमेशा। ये स्टेटमेंट क्या कह रही है? स्टेटमेंट आपसे कहती है कि भाई अगर आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर का इंडिविजुअली मॉडुलस लेके सम ले लो, यानी कि अगर आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर का इंडिविजुअल सम ले लो, ये हमेशा सबसे बड़ा होगा। कि अगर मैं क्या करूं, पहले उनका कंबाइंड या तो सम लेके मॉडुलस ले लूं, या फिर मैं उन दो कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या ले लूं, इंडिविजुअली मॉडुलस लेके डिफरेंस ले लूं। तो सबसे बड़ी क्वांटिटी कौन सी होगी? सबसे बड़ी क्वांटिटी हमेशा हमारे पास होगी कि अगर मैं कॉम्प्लेक्स नंबर का इंडिविजुअल मॉड लेके सम ले लूं, ये सबसे बड़ी क्वांटिटी होगी इसकी वैल्यू। उसके बाद कौन सी क्वांटिटी होगी? उसके बाद कंबाइंड सम की ऑफ द मॉडुलस की क्वांटिटी होगी। फिर मैं अगर इंडिविजुअल मॉडुलस लेने के बाद डिफरेंस में, तो फिर उसकी क्वांटिटी होगी। ये क्वेश्चन एक और तरीके से पेपर में ऐसे आ सकता है कि आपको लेट सपोज दो कॉम्प्लेक्स नंबर दे दिए जाएंगे। एक कॉम्प्लेक्स नंबर दे दिया 2 प्लस का 3 आया उठा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर दे देगा 3 प्लस का 4 आया उठा। एग्जामिनर बोलेगा कि भाई बताओ इनमें से कौन सा पैटर्न ये फॉलो कर रहे हैं, या कौन सी इनमें से स्टेटमेंट बड़ी हो सकती है। तो आपको ये बात मालूम होनी चाहिए, आपको बगैर सोचे समझे डायरेक्टली बात मालूम होनी चाहिए कि भाई अगर मैं इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस इंडिविजुअली लूं, अगर मैं इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर का पहले इंडिविजुअली मॉडुलस लूं, फिर उसका सम कर दूं। भाई मॉडुलस के मायने क्या है? मॉडुलस के मायने ये होते हैं कि रियल पार्ट का स्क्वायर इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो क्या बन जाएगा? 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, तो 4 प्लस 9 क्या बन गया? 13 बन गया। इसका पहले वाले का आ गया √13, सही है ना भाई? 4 प्लस 9 13 बन गया। दूसरे वाले का क्या आ गया? 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर आपके पास सिंपल तरीके से आ गया 16। 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, तो 16 प्लस 9 25 आ गया। तो √25 का मतलब क्या? 5। सही है ना भाई? तो अब आप इन दोनों का अगर सम ले लो, यानी कि आपने दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर का आपने पहले मॉडुलस ले लिया, अब अगर आप इनका इंडिविजुअल सम ले लो तो क्या बन जाएगा? √13 प्लस का 5, सही है ना? या फिर अगर आप दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर का पहले सम करो, फिर उनका फिर उनका कंबाइंड मॉडुलस लो, उसकी वैल्यू छोटी आएगी, और ये उससे भी छोटी होगी। यानी कि अगर आप दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर का इंडिविजुअली पहले मॉडुलस लो, फिर दोनों का डिफरेंस ले लो, ये सबसे छोटी वैल्यू इसकी आएगी। उसके बाद बड़ी वैल्यू आएगी कि दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को पहले ऐड करवा के उनका मॉडुलस ले लूं, और सबसे बड़ी वैल्यू किसकी होती है कि दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर का इंडिविजुअली मॉडुलस लेने के बाद सम करवा दिया जाए अलग अलग, अलग अलग, सही है ना? तो ये एक छोटा सा थ्योरम होता है ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी का। इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं, इसलिए मैंने आपको पढ़ा दिया ये। अच्छा, एक प्रॉपर्टी हमारे पास और होती है, इसको भी जरा समझना बड़ा जरूरी है बिफोर गोइंग टू सॉल्व अदर एमसीक्यूज एज वेल। भाई ये जितनी बातें मैं आपको बता रहा हूँ, इन सारी बातों को नोट डाउन करिएगा, सारी बिलियन डॉलर्स की बातें, बिलियन डॉलर्स की, नॉट अ सिंगल जो। अच्छा भाई, अब देखो हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होता है, लेट सपोज मैं आपसे कहता हूं कि भाई हमारे पास जो है ना दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, उन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर मैं कंबाइन कॉन्जुगेट लूं, अगर मैं दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं उनका कंबाइन कॉन्जुगेट लूं, हमेशा याद रखिएगा किसी भी एक से ज्यादा कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर आप कंबाइन कॉन्जुगेट लो, कंबाइन कॉन्जुगेट का मतलब क्या है कि भाई पहले मैंने Z1 और Z2 को आपस में ऐड करा, और जो मेरे पास आंसर आया फिर उसका मैंने कॉन्जुगेट लिया। ये हमेशा बराबर होगा कि अगर मैं पहले Z1 का इंडिविजुअल कॉन्जुगेट लेता, Z2 का इंडिविजुअल कॉन्जुगेट लेते और दोनों को बाद में कॉन्जुगेट लेने के बाद आपस में ऐड करवा देता, दोनों सूरतों में बराबर होता। यानी कि देखो पहली वाली चीज क्या आपको बता रही है कि आपने सबसे पहले अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपको गिवन है, आपने दोनों का पहले सम किया, सम करने के बाद कॉन्जुगेट लो, आप जो आंसर है उसका कॉन्जुगेट लो। ये हमेशा बराबर होगा कि अगर आप दोनों कॉन्जुगेट्स को या दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर का इंडिविजुअल कॉन्जुगेट लेके सम कर दो, बराबर होगा। इसी तरीके से अगर मेरे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, मैं दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को पहले मल्टीप्लाई करवाऊं फिर कॉन्जुगेट लूं, यह हमेशा बराबर होगा कि मैं पहले एक कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट लूं, फिर दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट लूं, दोनों को आपस में आखिर में मल्टीप्लाई करवाऊं, दोनों पे आंसर क्या आएगा? हमेशा हमारे पास सेम आएगा। इसी तरीके से एक प्रॉपर्टी और होती है हमारे पास, ये प्रॉपर्टी क्या होती है कि भाई आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, आपने सिंपल तरीके से दोनों को आपस में डिवाइड करवा दिया, डिवाइड करवाने के बाद जो फाइनली आंसर आया उसका कॉन्जुगेट लेता हूं, और उसका कॉन्जुगेट हमेशा बराबर होगा कि भाई अगर मैं पहले पहले वाले कॉम्प्लेक्स नंबर का इंडिविजुअल कॉन्जुगेट लेता, दूसरे वाले कॉम्प्लेक्स नंबर का इंडिविजुअल कॉन्जुगेट लेता और फिर दोनों को आपस में डिवाइड करवा देता, ये दोनों सूरतों में क्या होगा? बराबर होगा। यानी कि कंबाइंड कॉन्जुगेट लिया जाए या इंडिविजुअल कॉन्जुगेट लिया जाए, हमेशा आपस में क्या रहेगा? बराबर रहेगा। सिमिलरली एक कॉन्सेप्ट और भी है हमारे पास, और ये कॉन्सेप्ट बिलियन डॉलर्स का बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई फॉर एग्जाम्पल अगर मैं
क्या कहता हूं, अगर मैं आपसे कहता हूं कि भाई मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, मैं उस कॉम्प्लेक्स नंबर को उसी के कॉन्जुगेट पे मल्टीप्लाई करूं। अगर मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, मैं उसको उसी के कॉन्जुगेट पे क्या करवा दूं, मल्टीप्लाई करवा दूं। एक सिंपल z कॉम्प्लेक्स नंबर है, मैं उसी को उसकी कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई करवाऊं। ये बराबर होगा कि भाई अगर मैं किसी कॉन्जुगेट को उसी के कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ मल्टीप्लाई करवाऊं, यानी कि दोनों सूरतों में बात सेम ही है भाई। अगर मैं किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसकी कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई करवाऊं या फिर कॉन्जुगेट को किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लाई करवाऊं, दोनों सूरतों में बात बराबर होगी। और ये बराबर होगा किसके, ये बराबर होगा कि अगर मैं किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस ले लूं और फिर उसका स्क्वायर करूं, मॉडुलस लेके उसका स्क्वायर ले लूंगी, उसको भी बराबर होगा। या फिर ये इसके भी बराबर होगा कि अगर मैं किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट लूं, फिर मॉडुलस लूं, फिर स्क्वायर लूं। ये जो मैंने प्रॉपर्टी लिखी है ना, इसको बिलियन डॉलर्स की प्रॉपर्टी कहते हैं। याद रखिएगा, आप कभी भी किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस निकालो, आप कभी भी किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस निकालो फिर उसका स्क्वायर लो, या आप किसी कॉन्जुगेट का मॉडुलस लो और स्क्वायर लो, ये दोनों सूरतों में वैल्यूज हमेशा क्या आती हैं, इक्वल आती हैं। दोनों सूरतों में वैल्यू क्या आएगी, इक्वल आएगी। यानी कि आप सिंपल किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस लेके स्क्वायर कर दो या किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट का मॉडुलस लेके स्क्वायर कर दो, दोनों सूरतों में आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। तो इस प्रॉपर्टी में मैंने उसी बात को डिफाइन करने की कोशिश करी और यही वही बात मैंने यहाँ पे सिखाई है आपको। ये चंद बेसिक प्रॉपर्टीज जो मैंने यहाँ पे आपको सिखाने की कोशिश करी है, चंद बेसिक और इंपॉर्टेंट तरीन प्रॉपर्टीज जो मैंने यहाँ पे आपको बताई है। अच्छा, इसी तरीके से हमारे पास एक कॉन्सेप्ट और होता है, और ये कॉन्सेप्ट क्या है कि देखो, हमें मालूम है आयोटा क्या होता है। आयोटा बराबर होता है अंडर रूट माइनस वन के। वी ऑल नो दिस पर्टिकुलर थिंग। आयोटा किसके बराबर है, आयोटा बराबर है अंडर रूट माइनस वन के। अच्छा भाई, कभी भी आपके पास लेट सपोज आयोटा स्क्वायर होता है, किसके बराबर होता है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है हमारे पास नेगेटिव के वन के। तो भाई देखो, बहुत दफा पेपर के अंदर ये वाले क्वेश्चन आ जाएंगे, आपको आयोटा की पावर 63 गिवन होगा, एग्जामिनर कहेगा सॉल्व करो। याद रखिएगा इस बात को, हमेशा कभी भी आयोटा पे हाईएस्ट पावर आ जाए, वी ऑलवेज ट्राई टू मेक इट और सॉल्व इट इन आयोटा स्क्वायर फॉर्म। यानी कि हमेशा हम इसको ब्रेक करेंगे आयोटा स्क्वायर की फॉर्म पे। आयोटा की पावर 63 अगर मेरे पास क्वेश्चन आ रहे हैं, मुझे इसको अगर सॉल्व करना है, तो भाई कैसे सॉल्व करूंगा, आपने इसको सिंपल तरीके से एज्यूम करना है। आप इसको जरा गौर से देखो, भाई आयोटा की पावर 63 का मतलब क्या है, क्या 63 टू के टेबल पे आता है, नहीं आता। कभी भी आयोटा की पावर पे हाईएस्ट पावर आ रही होगी, हमेशा आप टू के टेबल को पढ़ोगे। क्या 63 टू के टेबल पे आता है, नहीं आता। 63 से पहले का ऐसा कौन सा नंबर है जो टू के टेबल में आता है, आप लोग बोलेंगे सर 62 होता है। तो वेरी गुड भैया, यानी कि क्या बन गया, मैं इसको कह सकता हूं आयोटा की पावर 63 को अगर मैं ब्रेक करना चाहूं तो ब्रेक कैसे करूंगा, गौर से देखो। मैं इसको कैसे ब्रेक करूंगा, 62 इंटू आयोटा। भाई मैथ्स का बेसिक कॉन्सेप्ट है ना, व्हेनेवर टू टर्म्स मल्टीप्लाई एंड देयर बेसिस आर सेम, देयर पावर ऑलवेज ऐड। यानी कि अगर ए को मैं ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवाऊं तो क्या बन जाएगा, ए क्यूब बनेगा। इसी तरीके से ए क्यूब को अगर मुझे ब्रेक करके लिखना है तो क्या, कैसे ब्रेक करूंगा, ए इंटू ए स्क्वायर की फॉर्म पे। तो अगर आयोटा की पावर 63 आपको क्वेश्चन गिवन है, तो 63 का टू के टेबल पे आता नहीं आता, तो कौन सा नंबर आता है 63 से पहले का टू के टेबल के ऊपर, 62 आता है। तो भाई सिंपल तरीके से आयोटा एक अलग करके लिख दिया मैंने। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, कैसे कि भैया टू के किस टेबल के ऊपर 62 आता है, टू की किस नंबर के ऊपर 62 आता है, 2 3 6 एंड 2 1 2, और बाहर वाला आयोटा एज इट इज का एज इट इज। देखो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर होती है, -1 के। बाहर 31 का 31 एज इट इज। 31 कैसा नंबर है, ऑड नंबर है। ऑड नंबर कभी भी अंदर वाले नेगेटिव साइन को खत्म नहीं करेगा, तो नेगेटिव का नेगेटिव एज इट इज ही रहेगा। तो आंसर क्या आ गया इस क्वेश्चन का, नेगेटिव का आयोटा आ गया। तो इस तरह के बहुत से क्वेश्चन आपको एमसीक्यूज के अंदर मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल जो एक्सरसाइज नंबर 1.1 है यार आपकी, इसी तरीके से लेट सपोज मैं आपसे कहता हूं क्वेश्चन आ जाए आपके पास आयोटा की पावर 79 प्लस का आयोटा की पावर 55, एग्जामिनर कहता है सॉल्व करके बताओ क्या आंसर होगा। भाई बच्चों वाली चीज है, बच्चों वाली चीज है। कैसे, और से देखो, भाई आयोटा के ऊपर कभी भी हाईएस्ट पावर आ जाए, वी ऑलवेज ट्राई टू मेक इट और सॉल्व इट इन फॉर्म दी आयोटा पावर स्क्वायर। यानी कि आयोटा की पावर अगर हाईएस्ट पावर आ जाए, कोई भी आ जाए पावर, हम हमेशा आयोटा स्क्वायर की फॉर्म में इसको कन्वर्ट करेंगे। तो भाई 79 के टू के टेबल में आता है, नहीं आता। 79 से पहले कैसा कौन सा नंबर है जो टू के टेबल में आता है, आप लोग बोलेंगे सर 78 होगा। तो ऑब्वियसली क्या बन जाएगा, ये हो गया आयोटा की पावर 78। क्या बाहर बचा, बाहर सिंपल आयोटा बच गया। इसी तरीके से आयोटा की पावर 55 के टू के टेबल में आता है, नहीं आता। इससे पहले का कौन सा नंबर टू के टेबल पे आता है, 54 आता है। तो बाहर क्या बचा, आयोटा बच गया। अब सिंप्लीफाई करवा दो इसको। भाई आयोटा की पावर 78 का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि भाई टू के किस टेबल पे 78 आएगा, 2 3 6 एंड 2 9 18। ओके, बाहर आयोटा का आयोटा एज इट इज। 54 किस टेबल के ऊपर आएगा, ये आ जाएगा 2 2 4 2 7 14। तो बाहर आयोटा स्क्वायर का आयोटा स्क्वायर बाय 27 का 27 बाय आयोटा का आयोटा। भाई आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के। बाय पावर में क्या है 39 आयोटा का आयोटा। यहाँ पे क्या है मेरा बेटा, यहाँ पे भी आपके पास सिंपल आयोटा स्क्वायर के बाद 27 है, तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 के बाय 27 का 27, और आयोटा का आयोटा एज इट इज, आयोटा का आयोटा एज इट इज। अब इसको सिंप्लीफाई करवा लीजिए। भाई -1 की पावर 39, याद रखिएगा हमेशा कभी भी आपके पास बाहर ऑड पावर होगी तो ऑड पावर नेगेटिव साइन को खत्म नहीं करती, तो ये नेगेटिव का आयोटा एज इट इज रहेगा।
जाएगा। यहाँ पे भी देखो ऑड पावर है भाई 27, तो नेगेटिव का साइन नेगेटिव रहेगा, तो नेगेटिव आयोटा क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा नेगेटिव का 2 आयोटा। तो फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, नेगेटिव का 2 आयोटा। इस तरीके से क्वेश्चन क्या हो गया हमारे पास, सिंप्लीफाई हो गया, क्वेश्चन क्या हो गया हमारे पास, सॉल्व हो गया। अब मुझे बताइए किसी बच्चे को इसमें कोई प्रॉब्लम, कोई मसला, कोई परेशानी, तो कमेंट सेक्शन में लाजमी मुझे बताइएगा। तो ये एमसीक्यूज बेस्ड लेक्चर बहुत आपके लिए हेल्पफुल होंगे। आपने भाई अपने दोस्तों से लाजमी शेयर करना है। देखो भाई अगर मैं इतनी मेहनत से आपको चीज पढ़ा रहा हूँ, इतनी मेहनत से अगर आपको लेक्चर दे रहा हूँ, तो बेटा आपने अपने दोस्तों से, अपने कोचिंग के फ्रेंड्स के साथ, अपने कॉलेजेस के फ्रेंड के साथ, अपने फेसबुक ग्रुप के ऊपर, अपने व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर लाजमी शेयर करना है। भाई सदका जारी है, मुझे इससे कोई फायदा नहीं मिल रहा। मैं तो सिर्फ ये चाहता हूँ कि भाई वो बच्चा जो किसी कोचिंग सेंटर की फीस अफोर्ड नहीं कर सकता, देखो मुझे कोई नुकसान नहीं है, मैं चाहूँ तो मैं भी अपना एक कोर्स लॉन्च कर दूं फर्स्ट ईयर मैथ्स के एमसीक्यूज पढ़ाने का। 2000 फीस है, 2500 रुपए फीस है सेकंड ईयर मैथ्स के एमसीक्यूज पढ़ाने का। मुझे उससे कोई फायदा नहीं दिखता बेटा। मुझे फायदा दिखता है कि अगर इस कॉम का बच्चा पढ़ गया, मेरे लिए ज्यादा कामयाबी है। देखो मैं भी पेड कोर्सेज को लॉन्च करता हूँ, ऐसा नहीं कि नहीं लॉन्च करता। कहने का मकसद ये है कि भाई कि आप लोगों की भलाई के लिए लॉन्च करूंगी। अक्सर बच्चा इंटरमीडिएट के अंदर चीजों को अफोर्ड नहीं कर सकता। अगर तो अफोर्ड कर सकता हो तो यूट्यूब से फिर क्यों पढ़ता। तो ये आप लोगों के फायदे के लिए, तो अपने दोस्तों से, अपने कॉलेज के फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर करिएगा। उन्हें बताइए कि सर हाशिम ने फ्री ऑफ कॉस्ट तमाम कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए हुए हैं। अच्छा भाई, हमने जब ये सारी बातें डिस्कस कर ली, अब हमने सारी प्रॉपर्टी डिस्कस कर ली, देखो हमारा पैटर्न क्या होगा, हमारा इन चैप्टर वाइज एमसीक्यूज में हमेशा यही पैटर्न होगा। पहले हम हमेशा अपने कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज किया करेंगे, उसके बाद हम एमसीक्यूज के ऊपर आएंगे। ये एमसीक्यूज की पीडीएफ मैं आप लोगों से शेयर कर दूंगा, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ने सारे के सारे, ये सारे मैं आपसे शेयर कर दूंगा। अब देखो चैप्टर नंबर 1 के एमसीक्यूज, ये पहले हमारे पास थ्योरेटिकल एमसीक्यूज, दूसरी चीजें आ रही हैं। अब देखो जब हमने सारे कॉन्सेप्ट्स को पढ़ लिया ना, अब ये चीज चुटकी बजा के आप सॉल्व कर सकते हो। भाई चुटकी बजा के सॉल्व कर सकते हो, समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे, अब ये चीज आपके लिए मसला ही नहीं है। क्लियर है मेरा प्यारा शहजादा। अब देखो भाई क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कह रहा है फॉर एनी कॉम्प्लेक्स नंबर z कॉमा z कॉम्प्लेक्स इज इक्वल टू डैश। एग्जामिनर क्या कह रहा है पहले एमसीक्यूज के अंदर, कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए आपके पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर z होगा, ये किसके बराबर होगा, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर z होगा, ये z मॉडुलस किसके बराबर होती है। यानी कि एग्जामिनर पूछना क्या चाह रहा है कि भैया ये z मॉडुलस किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा z मॉडुलस के कॉन्जुगेट के, या नेगेटिव z ऑफ मॉडुलस के, या नेगेटिव z के कॉन्जुगेट के मॉडुलस के, या ऑल ऑफ दीज के। मैंने ये कॉन्सेप्ट अभी आपको दिया। हमेशा याद रखिएगा कि अगर आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस लेते हो, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर आप मॉडुलस लेते हो, या अगर आप किसी नेगेटिव z का मॉडुलस ले लो, या अगर आप नेगेटिव z के कॉन्जुगेट का मॉडुलस ले लो, तमाम सूरतों में मॉडुलस हमेशा सेम रहेगा। उसके पीछे लॉजिकल रीजन होती है। क्या लॉजिकल रीजन है, आइए एग्जांपल पे समझते हैं इस बात को। दूसरे टीचर एग्जांपल नहीं देंगे, मैं दूंगा कि भाई लेट सपोज z की वैल्यू है 2 - 3 आयोटा, इसका सिंपल मॉडुलस निकालो। इसका अगर सिंपल मॉडुलस निकालो तो क्या बनेगा, ये बनेगा 2 का स्क्वायर 4। क्या बनेगा, 2 का स्क्वायर 4, प्लस का साइन होता है यहाँ पे, और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर लेना है, तो -3 का स्क्वायर पॉजिटिव का 9 होगा, क्योंकि -3 का स्क्वायर होगा। -3 का स्क्वायर, चूंकि स्क्वायर एक इवन नंबर है, नेगेटिव साइन वैसे ही कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 4 + 9 क्या बन गया, √13 बन गया, √13 बन गया। अब मैं आपसे कहता हूं कि भाई लेट सपोज नेगेटिव का z नंबर है, तो नेगेटिव के z के ऊपर क्या बन जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर, ये बन जाएगा नेगेटिव का 2 प्लस का 3 आयोटा। अब भी अगर आप इसका मॉडुलस लो तो क्या बनेगा, -2 का स्क्वायर क्या होगा 4 होगा, 3 का स्क्वायर क्या होगा 9 होगा, 4 + 9 13 बनेगा। अगर मैं आपसे कहता हूं नेगेटिव z का कॉन्जुगेट है, उस सूरत में भी ये आंसर आएगा। मैं आपसे कहता हूं नेगेटिव z है सिंपल, उस पर भी आंसर आएगा, या सिंपल z कॉन्जुगेट है उस पर भी आंसर आएगा। तो याद रखिएगा जो मॉडुलस होता है ये हमेशा आपको एक ही आंसर देगा अगर आप सिंपल उसके नेगेटिव साइन पे खेल रहे हो। क्यों, क्योंकि भाई जो मॉडुलस का फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला ही क्या होता है, रियल टर्म का स्क्वायर, ये प्लस का साइन फॉर्मूले का इमेजिनरी टर्म का स्क्वायर। तो रियल टर्म का स्क्वायर है, इमेजिनरी टर्म का स्क्वायर है। स्क्वायर चूंकि इवन पावर है तो हमेशा नेगेटिव वाली वैल्यू को वैसे ही पॉजिटिव कर देगी, इसलिए हमेशा आपको आंसर एक ही सिमिलर मिल रहा होगा, पॉजिटिव बेस ही मिल रहा होगा। तो इसीलिए इसका ऑप्शन का करेक्ट आंसर क्या है, ऑल ऑफ दीज। इस ऑप्शन का करेक्ट आंसर क्या है, ऑल ऑफ दीज। क्लियर है मेरे प्यारे शहजादे। नेक्स्ट एमसीक्यूज पे जाएंगे। अगला एमसीक्यूज क्या कह रहा है, अगला एमसीक्यूज कहता है इफ z1 and z2 are two complex number then which of the following statement is true। अब देखो ये वही ट्राइएंगुलर प्रॉपर्टी आ गई। मैंने क्या कहा था पेपर में बहुत पूछी जाएगी। हमसे क्या कहती है, ये हमसे कहती है कि भाई इंडिविजुअल मॉडुलसेस का जो सम होता है, इंडिविजुअल मॉडुलसेस जो होते हैं सबसे बड़े होते हैं, उसके बाद कंबाइंड मॉडुलस होता है, उसके बाद इंडिविजुअल मॉडुलस का डिफरेंस होता है, यानी कि डिफरेंस मॉडुलस कह दो आप। तो भाई सबसे बड़ा क्या होता है, इंडिविजुअल मॉडुलस, फिर कंबाइंड मॉडुलस, फिर इंडिविजुअल डिफरेंस मॉडुलस। तो अब देखो चारों ऑप्शंस को देखो। पहले वाले में उस एग्जामिनर ने क्या कहा है, अच्छा बड़ी मजे की चीज है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू के लेसर देन इक्वल टू के सिंबल होते हैं। आपके पास जो ऑप्शन ए और ऑप्शन सी है, इसमें अगर गौर से देखो तो इसमें इक्वल टू का सिर्फ ग्रेटर देन इक्वल टू का या लेसर देन इक्वल टू का सिंबल आ रहा है। तो ये ऑप्शन ए और ऑप्शन सी तो हमारे वैसे ही कैंसिल आउट हो गए, इसको देखने की जरूरत भी नहीं है, इन पे लाना
बात भेजनी है आपने, आपने इनको देखना ही नहीं है। अच्छा भाई, ऑप्शन नंबर डी देखो, ऑप्शन नंबर डी में एग्जामिनर क्या कह रहा है कि भाई कंबाइंड मॉडुलस बड़ा है और इंडिविजुअल मॉडुलस का सम छोटा है। नहीं बेटा, ये भी गलत है, क्योंकि मैंने आपको क्या पढ़ाया, मैंने आपसे कहा कि हमेशा याद रखिएगा इंडिविजुअल मॉडुलस बड़ा होता है, उसके बाद छोटा क्या होता है, उससे कंबाइंड मॉडुलस। तो भाई ये जो सिंबल होता है ना, इस सिंबल की अगर मुंह इस तरफ खुला हुआ है, इसको कहते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू। अगर ये इस तरफ खुला हुआ है तो इस तरफ वाली वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू होगी, जिस तरफ इसकी पीठ होगी वो लेस देन इक्वल टू होगी। सही है ना भाई? तो ये देखो क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि Z1 प्लस Z2 का, Z1 प्लस Z2 का इंडिविजुअल मॉडुलसेस का सम ग्रेटर देन इक्वल टू है Z1 प्लस Z2 के कंबाइंड मॉडुलसेस के सम के। ये आपसे एग्जामिनर कह रहे हैं। क्लियर है मेरा प्यारा बच्चा? अब देखो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 हमसे क्या कह रहे हैं, तो करेक्ट ऑप्शन ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर बी है। सही है ना भाई? अच्छा, अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 हमसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 हमसे कह रहा है कि अगर तुम्हारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू 3 आयोटा माइनस का 4, तो बताओ z प्लस z कॉन्जुगेट क्या होगा। बच्चों वाला क्वेश्चन है भाई, बच्चों वाला। क्या कह रहा है एग्जामिनर, एग्जामिनर कह रहा है कि भाई तुम्हारे पास अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू 3 आयोटा माइनस का 4, 3 आयोटा माइनस का 4, तो पहले तो इसको थोड़ा तरीके से लिख लो। हमेशा रियल पार्ट पहले लिखा जाता है, फिर आता है इमेजिनरी पार्ट, ताकि जिंदगी थोड़ी आसान बन जाए ना, जिंदगी थोड़ी क्या बन जाए, आसान। अब एग्जामिनर कह रहा है कि अगर तुम्हें z प्लस z कॉन्जुगेट करना हो, तो भाई z कॉन्जुगेट क्या होगा, z कॉन्जुगेट होगा, कॉन्जुगेट के मायने क्या होते हैं, इमेजिनरी टर्म का साइन कन्वर्ट करना। तो इमेजिनरी टर्म पॉजिटिव में तो साइन कन्वर्ट कर लो, z कॉन्जुगेट आ गया। तो अगर मुझे z प्लस z कॉन्जुगेट करना है, तो भाई z की वैल्यू क्या है, नेगेटिव का 4 प्लस का 3 आयोटा। क्या करवाना है, z प्लस का z कॉन्जुगेट, तो प्लस का साइन आएगा। z कॉन्जुगेट की वैल्यू क्या है, नेगेटिव का 4 नेगेटिव का 3 आयोटा। तो भैया 3 आयोटा से 3 आयोटा क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो नेगेटिव का 4 नेगेटिव का 4 क्या बन गया, ये बन जाएगा नेगेटिव का 8। अच्छा बाय द वे मैं आपको एक मजे की चीज पढ़ा देता हूँ, ये मजे की चीज जो है ना अपने दोस्तों को बताइएगा, वो हैरान रह जाएंगे। ये आपको कोई टीचर नहीं पढ़ाएगा कराची के अंदर, क्योंकि ये एप्टीट्यूड की खाली शॉर्ट ट्रिक्स होते हैं। जब हम नस्ट के लेक्चर दे रहे होते हैं, हम आईबी के लेक्चर देते हैं, फास्ट यूनिवर्सिटी के लेक्चर देते हैं, या एनईडी के देते हैं, वहां पे शॉर्ट ट्रिक्स बताते हैं। अक्सर आपको इंटरमीडिएट का कोई भी टीचर एप्टीट्यूड पढ़ाते हुए दिखेगा ही नहीं, क्योंकि इंटर के टीचर को एप्टीट्यूड आती नहीं होती पढ़ाना। तो भाई आपको मजे की शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, हमेशा याद रखिएगा, अगर आप अगर आप कभी भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर को उसी के कॉन्जुगेट के साथ ऐड करवाएंगे, तो हमेशा आंसर के अंदर आपको ट्वाइस ऑफ द रियल पार्ट मिलता है। क्या कहा मैंने, अगर कभी भी आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसी के कॉन्जुगेट के साथ ऐड करवाएंगे, तो हमेशा आंसर में ट्वाइस ऑफ दैट रियल पार्ट मिलेगा। यानी कि फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास एक क्वेश्चन आ रहा था ना कि मुझसे एग्जामिनर क्या कह रहा था, z प्लस z कॉन्जुगेट की वैल्यू बताओ, तो डायरेक्टली इसका आंसर निकाल सकते थे आप कि भाई क्या डायरेक्टली आंसर होगा कि भाई अगर आपसे एग्जामिनर कह रहा है कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर को उसी के कॉन्जुगेट के साथ ऐड करवाना है, तो आंसर हमेशा क्या होता है, ट्वाइस ऑफ द रियल पार्ट। देखो यहाँ पे रियल पार्ट क्या है आपका, यहाँ पे रियल पार्ट इस क्वेश्चन में आपका है नेगेटिव का 4, तो 2 का 2 एज इट इज, रियल पार्ट क्या नेगेटिव का 4, तो नेगेटिव का 4 2 नेगेटिव का 8 आ गया। विद इन सेकंड्स में आपका आंसर आ जाएगा। ये शॉर्ट ट्रिक्स होती है, हम एप्टीट्यूड के अंदर पढ़ाते हैं, नस्ट के बच्चे को, आईबी के बच्चे को, फास्ट के बच्चे को। ये आपको गली मोहल्ले के कोई टीचर नहीं पढ़ाएगा, ट्यूशन वाली बाजी नहीं सिखाएंगी। इसी तरीके से ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, अगर आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर उसके कॉन्जुगेट को सब्ट्रैक्ट करवाने आ जाए, कभी भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर अगर उसी के कॉन्जुगेट से सब्ट्रैक्ट करवाने आ जाए, तो याद रखिएगा ये हमेशा बराबर होगा किसके, ट्वाइस ऑफ द इमेजिनरी पार्ट के। यानी कि अगर एग्जामिनर आपसे कहता है कि आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर उसी के इमेजिनरी पार्ट से क्या करवाना है, सब्ट्रैक्ट करवाना है, तो ये हमेशा बराबर होगा किसके, ट्वाइस ऑफ द इमेजिनरी पार्ट के। तो ये बहुत छोटी छोटी सी बातें होती है, बट आपको ध्यान में रखनी चाहिए। सही है ना मेरे प्यारे शागिर्दों? अच्छा भाई, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है कि यार अगर a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है और b की वैल्यू लेसर देन 0 है, देन आपके पास कौन सी स्टेटमेंट सही हो सकती है। अच्छा ये जो क्वेश्चन है ना, अब इस तरह के जो क्वेश्चन आ गए, क्वेश्चन नंबर 4 जैसे, अक्सर बच्चे इस पे परेशान हो जाते हैं, सर इसके क्या मायने है, सर ये तो इतनी मुश्किल बात कर रहा है एग्जामिनर, इसको क्या मायने है। अरे बहुत सिंपल सी बात है, एग्जामिनर कह रहा है कि भाई देखो अगर a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है और b की वैल्यू लेसर देन 0 है, तो भाई बताओ ए बी की वैल्यू क्या होगी। अब बहुत सारे बच्चे इतने मासूम होते हैं, उनको समझ में नहीं आता क्वेश्चन, ऐसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन कैसे करेंगे। हमारा जो सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड का बच्चा होता है ना, वो इंतहाई नालायक होता है ऐसे मामलात में। आपने नालायक नहीं बनना, जब आप मुझसे पढ़ रहे हो आप स्ट्रॉन्ग बच्चे हो, स्ट्रॉन्ग। सही है ना भाई? अब देखो कैसे सॉल्व करोगे, ए की वैल्यू ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या, आप खुद से एज्यूम कर लो भाई। थ्योरेटिकल एमसीक्यू सॉल्व करने की निशानी ये होती है, आप उसको एजम्पशन पे सॉल्व करते हो। अब आपसे एग्जामिनर ने अगर कहा है कि ए की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, तो लेट सपोज मैं एज्यूम कर लेता हूं ए की वैल्यू प्लस का मान है फॉर एग्जांपल, और एग्जामिनर क्या कह रहे हैं बी की वैल्यू कैसी है, ग्रेटर देन 0 है, तो मैं खुद ही एज्यूम कर लेता हूं बी की वैल्यू क्या, फॉर एग्जांपल नेगेटिव का 2 है, क्योंकि ग्रेटर लेस देन 0 है ना, 0 से कम का मतलब क्या है, नेगेटिव का 2 है, तो मैंने एज्यूम कर लिया। देखो एग्जामिनर ने मुझे ए की वैल्यू 1 या बी की वैल्यू नेगेटिव 2 नहीं दी हुई थी, मैंने खुद से ये एज्यूम करी। एग्जामिनर ने कहा कि भाई ए की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, तो 0 से बड़ा नंबर 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मैंने बोला 1 आसान नंबर है, 1 को ले लेता हूं। और बी की वैल्यू लेस देन 0 का मतलब क्या है कि भाई हमारे पास बी की वैल्यू अगर 0 से छोटी है, तो जाहिर सी बात है मैंने एज्यूम कर लिया कि भाई लेट्स सपोज नेगेटिव का 1 होगा, नेगेटिव का 2 होगा,
नेगेटिव का 4, कुछ भी होगा, नेगेटिव का 2 ले लिया। अब एग्जामिनर कह रहा है ए बी किसके बराबर होगा, तो भाई ए और बी को अगर आपस में मल्टीप्लाई करवाओ तो 1 इंटू नेगेटिव 2 क्या बन जाएगा, ए बी की वैल्यू आ जाएगी नेगेटिव के अंदर। ए बी की वैल्यू किस में आ गई हमारे पास, नेगेटिव के अंदर आ गई। ए बी की वैल्यू नेगेटिव का मतलब क्या है, कि ऑप्शन ए क्या कह रहा है, ऑप्शन ए कह रहा है ए बी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी। नहीं, अगर मैं एक नंबर लूं ग्रेटर देन 0, एक नंबर लूं लेसर देन 0, दोनों को मल्टीप्लाई कराऊं तो आंसर नेगेटिव के अंदर होगा, क्योंकि लेसर देन 0 का होगा। तो इसका मतलब क्या, ए बी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 नहीं हो सकती। क्या ए बी की वैल्यू 0 के बराबर होगी, नहीं, ये भी पॉसिबल नहीं है। ऑल ऑफ दीज वैसे ही नहीं हो सकता। तो ए बी की वैल्यू किसके बराबर है, देखो नेगेटिव के अंदर है ना ए बी की वैल्यू, इसका मतलब क्या, ए बी की वैल्यू लेसर देन 0 है, 0 से छोटी है। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा, 0 से छोटा वाला। इस तरीके से क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। बहुत सारे बच्चों को बेसिक बातें नहीं पता होती, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है इफ n इज एन इवन इंटीजर देन आयोटा की पावर n इज इक्वल टू डैश। अब बहुत सारे हमारे इतने मासूम से शागिर्द होते हैं, उन्हें बात मालूम नहीं थी क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है। आइए आपको शॉर्ट ट्रिक सिखाता हूं, आइए आपको बड़े मजे की शॉर्ट ट्रिक सिखाता हूं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के तरीके का। देखो, मेरे पास कभी भी आयोटा स्क्वायर आ जाए, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर होती है, -1 के बराबर होती है। अब तमाम लोगों को बात मालूम है, बट अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास आयोटा की पावर 4 आ रहा है, चलो आयोटा की पावर क्यूब आ रहा है। आयोटा की पावर क्यूब के मायने क्या होते हैं, आयोटा की पावर क्यूब के मायने ये है कि नेगेटिव का आयोटा होगा। यानी कि आयोटा की पावर क्यूब को कैसे सॉल्व करोगे, इसको ब्रेक करवाओगे, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा में, आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर, आयोटा का आयोटा। तो आयोटा क्यूब किसके बराबर होता है, हमेशा याद रखिएगा -1 के बराबर होता है। अगर अब मैं आपसे कहूं कि आयोटा की पावर 4 किसके बराबर होता है, बेटा आयोटा की पावर 4 बराबर होगा हमेशा +1 के। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि देखो आयोटा की पावर 4 का मतलब क्या है, आयोटा स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा। तो अगर एक आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है, दूसरे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू भी -1 है, तो -1 क्या हो गया, प्लस का 1 हो गया। तो आयोटा की पावर 4 की वैल्यू किसके बराबर होगी, +1 के बराबर होगी। बात क्लियर हो पा रही है मेरा बेटा। इसी तरीके से अगर मैं आपसे कहूं, कि आयोटा की पावर 4n आ जाए, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब देखो क्या होगा, बात जरा समझिएगा, बात बड़े बिलियन डॉलर्स की करूंगा। देखो आयोटा की पावर में अगर मैं 4n ले लूं, देखो इसको सॉल्व करने का पैटर्न क्या होगा। दुनिया में मैथ्स का एक कॉन्सेप्ट होता है, मैथ्स आपसे कहती है कि भाई अगर पावर में दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही है तो क्या मैं उसको ऐसे करके लिख सकता हूँ, क्या मैं उसको ऐसे करके लिख सकता हूँ कि भाई पावर 4 वाली टर्म को मैं इधर ही रहने देता हूँ और ये जो पावर n आ रही है इसको मैं ब्रैकेट के बाहर लिख देता हूँ। अब देखो आयोटा की पावर 4 क्या होता है, मुझे पता है 1 के बराबर होता है, तो आंसर क्या आ गया, 1 की पावर n आ गया। अब आप बोलोगे सर आपने ये कैसे करा, सर ये कैसे सॉल्व हो सकता है, सर इसके मायने क्या हुए। और 1 की पावर n बेसिकली 1 के बराबर, क्योंकि 1 के ऊपर कोई भी पावर हो 1 1 ही रहता है। तो यानी कि आयोटा 4 की पावर n का आंसर क्या आ गया, 1 आ गया। मगर ये काम मैंने कैसे करा, आइए इसको एक्सप्लेन करता हूँ। लेट सपोज मेरे पास एक क्वेश्चन है, आयोटा की पावर 2 into 4। लेट सपोज क्वेश्चन क्या आ रहा है, आयोटा की पावर 2 into 4। अब जरा गौर से बात को समझिएगा, अगर मेरे पास क्वेश्चन है आयोटा की पावर 2 into 4, तो भाई क्या मैं इसको ऐसे करके लिख सकता हूँ, भाई आयोटा स्क्वायर को मैंने इधर ही रहने दिया, ये जो पावर 4 मल्टीप्लाई हो रही है इसको ब्रैकेट के बाहर शिफ्ट कर दिया। आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के। बाहर पावर 4 का मतलब क्या है, पावर 4 क्योंकि इवन नंबर है तो -1 क्या हो जाएगा, प्लस के 1 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आंसर क्या आ गया, +1 आ गया। तो सेम कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पे यूज करा कि भाई अगर आयोटा की पावर 6n है, तो गौर से देखो, और से बात को जरा समझो कि भाई हमने क्या कहा कि ये पावर 6 इधर ही रहने देते हैं, बाहर n को शेयर कर देते हैं। जब n बाहर चला जाएगा आप सिंपलीफाई करवा सकते हो इजीली। यानी कि n क्या हो गया, बाहर चला जाएगा, तो आप इसको सिंपल तरीके से क्या कर सकते हो, सिंपलीफाई करवा सकते हो। आयोटा की पावर 6 को सिंपलीफाई करवा लो। तो सेम कॉन्सेप्ट एग्जामिनर यहाँ पे आपसे पूछना चाह रहा है कि भाई अगर n आपके पास एक इवन इंटीजर है, n अगर आपके पास के इवन इंटीजर है, तो इवन इंटीजर है तो एग्जामिनर कह रहा है कि बताओ आयोटा की पावर n किसके बराबर होगा। जाहिर सी बात है, इवन इंटीजर का मतलब क्या है, लेट सपोज n की वैल्यू इवन इंटीजर यानी कि 2 हो सकती है, 4 हो सकती है, 6 हो सकती है, 12 हो सकती है, 20 हो सकती है, 24 हो सकती है, 22 हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। तो जाहिर सी बात है आयोटा सॉल्व करूंगा जब मैं, तो या तो आंसर मेरे पास पॉजिटिव का 1 आएगा या नेगेटिव का 1 आएगा। इवन इंटीजर है, इवन इंटीजर है तो मेरे पास कुछ भी रिमेनिंग वैल्यू नहीं बचेगी। इवन इंटीजर का मतलब ये होता है कि भाई अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा ना, लेट सपोज देखो मैं आपके सामने एक इंटीजर लिखता हूँ, ऑड इंटीजर, एक रख देता हूं इवन इंटीजर। देखो ऑड इंटीजर को सिंपलीफाई करने के लिए आपको इसकी पहले पावर को ब्रेक करना पड़ेगा। तो एक छोटी सी शॉर्ट ट्रिक को हमेशा ध्यान में रखिएगा, ऑड इंटीजर को ब्रेक करने पे हमेशा आपके पास जो आंसर आएगा, ये तो प्लस का आयोटा आएगा, नेगेटिव का आयोटा आएगा। मगर इवन इंटीजर को ब्रेक जब मैं करूंगा तो डायरेक्टली प्लस के 1 या -1 पे ब्रेक होगा। तो इस शॉर्ट ट्रिक को हमेशा ध्यान में रखिएगा। क्या कहा मैंने आपसे कहा कभी भी अगर ऑड इंटीजर का क्वेश्चन आ जाए, इफ एन इज एन ऑड इंटीजर, अगर ऑड इंटीजर होगा तो हमेशा याद रखिएगा या तो ये हमेशा प्लस का आयोटा आंसर होगा, नेगेटिव का
आयोटा आंसर होगा अगर ऑड इंटीजर होगा। और इवन इंटीजर में क्या होता है, इवन इंटीजर में या तो प्लस का वन आंसर होता है, नेगेटिव वन आंसर होता है। उसके पीछे लॉजिकल रीजन क्या है कि भाई लेट सपोज अगर आयोटा की पावर 5 है, इसको सिंप्लीफाई करोगे, सिंप्लीफाई करने में चूंकि पावर ऑड है तो इसको पहले ब्रेक करवाओगे, 2 के टेबल में नहीं आएगा, उसको ब्रेक करवाओगे तो जाहिर सी बात है एक आयोटा बाहर हमेशा बचेगा। अब इसको सिंप्लीफाई करवा दोगे तो आपको इधर प्लस में आयोटा आएगा या माइनस में आयोटा आंसर आएगा, जो मैंने ऊपर आपको समझाया पूरी चीज। और अगर आपके पास डायरेक्टली इवन इंटीजर आंसर है तो ये डायरेक्टली आप 2 के टेबल में आ रहा होगा, डायरेक्टली प्लस वन या नेगेटिव वन पे आंसर आ जाएगा। तो हमेशा याद रखिएगा ये बातें, छोटी छोटी बातें कोई टीचर नहीं बताएगा आपको, ये बेसिक कॉन्सेप्ट की बात है, ये खाली मैं आपको बता रहा हूं ताकि आपके लिए चीजों को समझना आसान हो जाए। नॉर्मली टीचर ये बातें नहीं आपको शेयर करेंगे। क्या कहा मैंने कि भाई देखो अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, एग्जामिनर बोले कि भाई इवन इंटीजर है, तो इवन इंटीजर पे हमेशा आंसर वन और नेगेटिव वन होगा। आयोटा और नेगेटिव आयोटा तब होगा जब ऑड इंटीजर आ जाए, सही है ना भैया। अच्छा भाई आगे एग्जामिनर क्या कहता है कि अगर तुम्हारे पास z एक कॉम्प्लेक्स नंबर x है तो बताओ इसका कॉन्जुगेट क्या होगा। भाई कॉन्जुगेट होता ही क्या है, अक्सर बच्चे इस पे नेगेटिव x पे टिक करके आ जाएंगे, कुछ बच्चे नेगेटिव के x के आयोटा पे टिक करके आ जाएंगे। ऐसे बच्चों को रख के चांटे मारने का दिल चाहता है भाई, क्योंकि इतनी मेहनत से उनको कॉन्सेप्ट पढ़ाया, क्लास में लेक्चर्स दिए, उस बात को समझने को तैयार नहीं है, क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा। भाई देखो कॉन्जुगेट होता क्या है, कॉन्जुगेट कहते हैं इमेजिनरी टर्म के साइन कन्वर्ट करने को। यहाँ पे एग्जामिनर तुमसे फिरकी ले रहा है भैया, कॉन्जुगेट होता ही क्या है, उसको बोलो कि अबे जाहिल कॉन्जुगेट होता ही हमारे पास इमेजिनरी टर्म का साइन कन्वर्ट करना है। और z अगर मेरे पास सिर्फ एक रियल नंबर x को डिनोट कर रहा है, यानी कि z अगर मेरे पास सिर्फ एक रियल नंबर x को डिनोट कर रहा है तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा। अब एक कॉन्जुगेट तो इमेजिनरी टर्म का साइन कन्वर्ट करना होता है ना, अगर रियल नंबर ही सिर्फ गिवन है मुझे तो इसका आंसर z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू x ही होगा। क्लियर है भैया, क्योंकि कॉन्जुगेट के अंदर तो आप इमेजिनरी टर्म का साइन कन्वर्ट करते हैं, अगर इमेजिनरी टर्म गिवन ही नहीं है तो कैसा करोगे। सही है ना भाई, तो आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नेगेटिव वन की पावर 21 डिवाइडेड बाई 2, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया कि भाई लेट सपोज क्वेश्चन आ जाए आपके पेपर के अंदर नेगेटिव का वन होल पावर में 21 डिवाइडेड बाई 2। अब इसको सॉल्व करने का पैटर्न क्या है, देखो भाई चाहो तो कैलकुलेटर पे कर लो, पर कैलकुलेटर पे मत करिएगा, मुश्किल हो जाएगा। आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। क्या शॉर्ट ट्रिक है, देखो आपको एग्जामिनर ने क्या क्वेश्चन दिया, नेगेटिव का वन होल पावर में 21 डिवाइडेड बाई 2, कैलकुलेटर पे कर भी लोगे तो आंसर नहीं आएगा। नेगेटिव का वन होल पावर में 21 डिवाइडेड बाई 2, सही है ना, ये क्वेश्चन गिवन है। अब जरा गौर से देखिएगा, ये एग्जामिनर ने आपको जो है ना तंग करने की कोशिश करी है। देखो मुझे एक बात बताओ कि आपको ये बात मालूम है कि अगर मैं इसकी पावर्स को पहले ब्रेक कर दूं, भाई ये पावर 1/2 को मैं इधर ही रहने देता हूं और ये 21 जो आ रहा है इसको होल पावर के तौर पे बाहर शिफ्ट कर देता हूं। मैंने ऐसा क्यों करा, क्योंकि देखो मुझे ये बात मालूम है कि स्क्वायर रूट जो होता है ना, आपने बचपन में पढ़ा होगा स्क्वायर रूट की वैल्यू किसके बराबर होती है, पावर में हाफ के बराबर। तो अगर मुझे 21 डिवाइडेड बाई 2 गिवन था तो मैंने जो 2 नीचे आ रहा था, इस नीचे डिवीजन में 2 आ रहा था, इसको मैंने एज अ पावर हाफ कंसीडर कर लिया। अब ये क्या बन गया, नेगेटिव वन की पावर हाफ, और नेगेटिव वन की पावर हाफ का मतलब क्या, ये बन गया अंडर रूट नेगेटिव वन, और बाहर पावर में 21 का 21। तो बेसिकली एग्जामिनर ने आपको थोड़ा सा जो है ना चरिया बनाने की कोशिश करी है। बहुत मजे का क्वेश्चन है कि भाई देखो एग्जामिनर ने डायरेक्टली आपको नहीं बताया रूट नेगेटिव वन, रूट नेगेटिव वन किसके बराबर होता है, आयोटा के बराबर होता है ना। तो देखो एग्जामिनर ने आपको यहाँ पर डायरेक्टली आयोटा की पावर 21 देने की तकल्लुफ नहीं करा। उसने बोला कि भाई अगर जो नॉर्मल बच्चा है ना उसको तंग करना है, जो डफर बच्चा है ना, जो खाली पेपर से 10 दिन पहले पढ़ना स्टार्ट करता है, उस बच्चे के लिए क्वेश्चन मुश्किल बनाना है। एग्जामिनर ने सिर्फ ये सोच के क्वेश्चन दिया हुआ है कि एग्जामिनर ने इसको सिंपल मैथ्स की फॉर्म में दे दिया, सिंपल होल नंबर बेस फॉर्म के ऊपर, कि अब जो पढ़ने वाला बच्चा है उसी के पास कॉन्सेप्ट होगा कि जिसको मालूम है कि भाई 21 डिवाइडेड बाई 2 के जो 1/2 आ रहा है, इससे हमने क्या करा, रूट कंसीडर कर लिया। रूट कंसीडर कर लिया तो क्या बन गया, अंडर रूट नेगेटिव वन की पावर 21 बन गया। और रूट नेगेटिव वन क्या होता है, आयोटा होते हैं, तो आयोटा की पावर 21 बेसिकली आ गया। तो आयोटा की पावर 21 अब उसको सॉल्व करवाना, तो बेसिकली क्वेश्चन ये गिवन था। इसको सॉल्व करवा दो, कैसे सॉल्व करवाओगे, आयोटा की पावर 20 इंटू आयोटा पे सॉल्व करवा दोगे, तो आयोटा की पावर 20 क्या हो जाएगा, 2 10 20 हो गया, है ना भाई, 2 10 20 होता है हमारे पास सिंपली, है ना भाई मेरा प्यारा बच्चा। तो आयोटा की पावर 2 इंटू 10 हो गया, और बाय आयोटा का आयोटा एज इट इज, चूंकि पावर 10 एक इवन नंबर है तो नेगेटिव साइन क्या हो जाएगा, प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो आंसर क्या होगा, पॉजिटिव का आयोटा होना चाहिए। इससे नेगेटिव का आयोटा गलत दिया हुआ है, प्लस का आयोटा आंसर होगा, तो इसमें गलती है, प्लस का आयोटा हमारे पास आंसर होगा। कैसे कि भाई देखो आयोटा की पावर 20 को सिंप्लीफाई करवाओगे तो 2 के किस नंबर के ऊपर आपके पास 20 आता है, 2 10 20 होता है, बाहर आयोटा का आयोटा एज इट इज, बाहर आयोटा का आयोटा एज इट इज। और आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, नेगेटिव वन के, तो नेगेटिव वन की पावर कैसी है, इवन नंबर है 10, तो इवन नंबर क्या होगा, इवन नंबर नेगेटिव साइन को खत्म कर देगा, तो पॉजिटिव बन गया, तो सिंपल आंसर क्या होगा, प्लस का आयोटा आंसर होगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, प्लस का आयोटा करेक्ट ऑप्शन होगा। क्लियर है मेरा प्यारा बच्चा।
नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर लो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन और भी ज्यादा मजे का है। अब देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है, क्वेश्चन डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में ही पूछा जाता है। मैं हमेशा अपने शागिर्दों से एक बात कहता हूँ, एक छोटी सी बात आपसे कहूंगा कि यार अगर आपने अपनी फर्स्ट ईयर को तरीके से पढ़ लिया मेरे प्यारे शागिर्दों, सेकंड ईयर को आपने तरीके से पढ़ लिया, आपको किसी कोचिंग सेंटर में जाके अपने माँ बाप के पैसे हराम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, 70,000 रुपीज एप्टीट्यूड की फीस देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने एप्टीट्यूड का कोर्स कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट अपने चैनल पे अपलोड करा, फ्री ऑफ कॉस्ट, लाखों रुपए का कंटेंट जो मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट डाला है बच्चों के लिए। क्यों? क्योंकि देखो एक बच्चे की एप्टीट्यूड की फीस, सिर्फ 4 महीने की फीस एक बच्चे की 60,000 रुपए, कैटकिन अनीस के अंदर, ये आईबी में, ये किप्स के अंदर, बहुत सारी जगहों के ऊपर। कहने का मकसद क्या है, ये कोचिंग सिर्फ और सिर्फ पैसे बनाने की मशीन है, जो माँ बाप का आपके पैसे हराम करेंगे। बच्चा वहां पे पढ़ने के बाद भी मेरे पास आके मेरी प्लेलिस्ट से अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ता है, समझ में आता है उसको। तो भाई एक अरसे तक मैंने इनके पास पढ़ाया, बट अब मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपने चैनल के ऊपर मेहनत कर रहा हूँ सिर्फ आप लोगों के लिए। कहने का मकसद ये कि भाई ये जो क्वेश्चन है ना, ये वाला जो क्वेश्चन है, ये यूनिवर्सिटीज में भी पूछा जाता है। अब जितने भी क्वेश्चन यूनिवर्सिटीज में आते हैं, चाहे नस का टेस्ट देखो, फास्ट का टेस्ट देखो, आईबीए का टेस्ट देखो, इंशाल्लाह कल को जब आप सेकंड ईयर में जाओगे सारी बातें समझ में आएंगी। तो खुदारा इन कोचिंग सेंटर्स के पास मत जाइएगा। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने पैसे बचाएं, आप घर पे बैठ के पूरी तैयारी कर सकते हैं। आप इधर किसी ऑनलाइन टीचर से पढ़ लीजिए, आप मुझसे पढ़ लीजिए, आप और बहुत सारे लोग हैं भाई, नसीम जुल्फिकार भाई, बहुत सारे लोग हैं, आप किससे ही पढ़ लो। मगर कोचिंग सेंटर में जाके अगर 70,000 रुपये सिर्फ एक कोर्स के दे रहे हो, तो आप खुद देखो आप कितनी ज्यादा नाइंसाफी कर रहे हो उस बच्चे के साथ जो पैसे अफोर्ड नहीं कर सकता। तो याद रखो आपने इन कोचिंग वालों को हराना है, कोई और बंदा नहीं हराएगा, सही है ना भाई। तो इन लेक्चर्स को डालने का रीजन भी ये है कि वो एक जो माफिया बैठा है उसको तोड़ा जाए। बहरहाल वापस चलते हैं। क्वेश्चन मुझसे कह रहे हैं z इज इक्वल टू 0,1 जेड स्क्वायर डैश। अब देखो एग्जामिनर ने आपको इस क्वेश्चन में क्या दिया है, एग्जामिनर आपसे कह रहा है कि यार देखो अगर हमारे पास z की वैल्यू बराबर है 0,1 के, 0,1 का मतलब क्या कि रियल पार्ट 0 है और इमेजिनरी पार्ट की वैल्यू क्या 1 आयोटा के बराबर। एग्जामिनर कह रहा है बताओ z स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। भाई z स्क्वायर की वैल्यू लूंगा तो z स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, तो 0 तो है नहीं ऑब्वियसली, तो आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा। आयोटा का स्क्वायर किसके बराबर होता है, आयोटा का स्क्वायर बराबर होता है -1 के, तो z स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, -1 के बराबर आ जाएगी। ये छोटी छोटी बातें यूनिवर्सिटी के टेस्ट में भी आती हैं, छोटी छोटी बातें अक्सर बच्चों को सॉल्व करना नहीं आता, सिंपल तरीके से सॉल्व कर लिया भाई, क्लियर है मेरे प्यारे शागिर्दों। अच्छा भाई अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कहता है अ प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर इज डैश। अच्छा भाई अब देखो ये थ्योरेटिकल एमसीक्यूज आ गया, मुझे नहीं पता इसका आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर लिखा गलत लिखा हुआ है, आइए सिंपलीफाई करेंगे। हमेशा याद रखो कभी भी थ्योरेटिकल एमसीक्यूज आए उसको हमेशा किसी प्रॉपर एमसीक्यूज पे सॉल्व करेंगे। कैसे, अब देखो अगर मुझसे कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी एग्जामिनर आपसे कहते हैं द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर। ये क्वेश्चन पेपर में एक और तरीके से भी आ सकता है कि एग्जामिनर आपसे पेपर में कह दे कि भाई द प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर विद इट्स कॉन्जुगेट इज इक्वल टू डैश। ये एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। या तो एग्जामिनर जैसे यहाँ पे आपसे पूछा हुआ द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर, या फिर पेपर में एमसीक्यूज ऐसे भी आ सकता है द प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर विद इट्स कॉन्जुगेट इज इक्वल टू डैश। यानी कि आपसे एग्जामिनर कह रहे हैं कि लेट्स सपोज अगर आप कभी भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर का उसी के कॉन्जुगेट से प्रोडक्ट लें तो किसके बराबर होगा। भाई ये किसके बराबर होगा ये चेक कर लेते हैं। लेट्स सपोज मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 2 + 3 आयोटा, अगर मैं उसको मल्टीप्लाई करवा दूं उसी के कॉन्जुगेट से तो क्या बन जाएगा, देखो 2 2 ज़र 4 आ गया और माइनस का 2 3 ज़र 6 आयोटा और 3 आयोटा इंटू 2 क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 3 2 ज़र 6 आयोटा पॉजिटिव के अंदर, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 9 आयोटा स्क्वायर। देखो माइनस का 6 आयोटा से प्लस का 6 आयोटा क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, और 9 आयोटा स्क्वायर का मतलब कि पॉजिटिव आ गया, रियल नंबर बन गया, सही है ना भाई, प्लस का 9 बन गया, तो 4 + 9 क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तो आंसर देखो क्या आ जाएगा, रियल नंबर आ जाएगा। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, कभी भी आप एक कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर उसी के कॉन्जुगेट के साथ प्रोडक्ट लेते हैं तो हमेशा आंसर में आपको क्या चीज अचीव होगी, रियल नंबर अचीव होगा। अगर आप कभी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का उसी के कॉन्जुगेट के साथ क्या ले लें, प्रोडक्ट ले लें, मल्टीप्लाई करवा दें, तो हमेशा आंसर में क्या मिलेगा आपको, रियल नंबर मिलेगा। हमेशा आंसर में आपको क्या मिलेगा, रियल नंबर मिलेगा, रिमेंबर दिस थिंग। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है क्वेश्चन नंबर 10, रियल पार्ट ऑफ 2 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय आयोटा किसके बराबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमसे कह रहा है क्या कह रहा है, कह रहा है कि भैया अगर आपको रियल पार्ट निकालना है किसका, 2 + आयोटा डिवाइडेड बाय आयोटा का, यानी कि भैया सिंपल तरीके से दो कॉम्प्लेक्स नंबर की डिवीजन पूछ रहा है। अच्छा एक मजे की बात बताऊं, देखो मैं एक एप्टीट्यूड टीचर भी हूं अल्हम्दुलिल्लाह, तो छोटी छोटी बातें बताने में बड़ा मजा आता है। ये क्वेश्चन एक दफा आईबी में भी आया था, ऑल्दो आपको लगेगा शायद मजाक कर रहा हूं, बट नहीं भाई, आपके जो इंटर के क्वेश्चंस होते हैं यही यूनिवर्सिटी लेवल पे आते हैं। अब अक्सर बच्चों के बात समझ में नहीं आती, वो समझते हैं कि भाई वो जो है ना एप्टीट्यूड की तैयारी करने जब किसी कोचिंग में जाएंगे अपने माँ बाप के 70-80 हज़ार रुपए हराम करेंगे तभी शायद वो एप्टीट्यूड की तैयारी कर सकते हैं। हालांकि एप्टीट्यूड आपके इंटरमीडिएट से बिलोंग करता है, तो याद रखिएगा छोटी सी बात को। तो ये जो क्वेश्चन था बड़ा मजे का क्वेश्चन है। अब देखो कैसे सॉल्व करोगे, बेसिक कॉन्सेप्ट है कि भाई डिवीजन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर आ रही है,
हमें मालूम है, हमें ये कॉन्सेप्ट मालूम है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर कभी भी डिवाइड होंगे तो कैसे डिवाइड होती हैं। जो नीचे वाला कॉम्प्लेक्स नंबर है, उस नीचे वाले कॉम्प्लेक्स नंबर का आपने क्या करना होता है, उसके मिडिल वैल्यू को या इमेजिनरी टर्म के साइन को कन्वर्ट करके पूरे क्वेश्चन से मल्टीप्लाई डिवाइड करवाना होता है। तो भाई अगर ये क्वेश्चन मेरे पास आ रहा है तो यहाँ पे मेरे पास नीचे वाला कॉम्प्लेक्स नंबर कौन सा है, प्लस का आयोटा वाला है। तो क्या करूंगा मैं, सिंपल तरीके से इस कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी टर्म का साइन कन्वर्ट करके पूरे क्वेश्चन से मल्टीप्लाई डिवाइड करवा दूंगा। तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास सिंपल, नीचे आ जाएगा मेरे पास यहाँ पर आयोटा स्क्वायर, ऊपर क्या आ जाएगा 2 प्लस आयोटा, जब नेगेटिव आयोटा से मल्टीप्लाई होगा ये बन जाएगा नेगेटिव का 2 आयोटा, और प्लस माइनस आयोटा क्या बन जाएगा, नेगेटिव का आयोटा स्क्वायर। फर्दर सिंप्लीफाई अगर आप इसे करवा दो, फर्दर सिंप्लीफाई करने पे क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा नेगेटिव का 2 आयोटा माइनस का आयोटा स्क्वायर, किसके बराबर होता है मेरा बेटा, माइनस का आयोटा स्क्वायर हमारे पास बराबर होगा किसके, माइनस का आयोटा स्क्वायर। देखो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 के बराबर, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर होती है हमारे पास, -1 के बराबर होती है। तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू अगर -1 के बराबर है तो आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर, तो माइनस माइनस क्या बन गया, प्लस का 1 बन गया। नीचे डिवीजन के अंदर क्या है, नेगेटिव का आयोटा स्क्वायर। अगेन देखो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है तो माइनस माइनस क्या बन गया, प्लस का 1 बन गया। तो भाई सिंप्लीफाई करने के ऊपर आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा माइनस का 2 आयोटा प्लस का 1। तो आपका फाइनली आंसर क्या आ जाएगा, माइनस का 2 आयोटा प्लस का 1। क्या आ जाएगा, माइनस का 2 आयोटा प्लस का 1। सिंपल तरीके से क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। सिंपल तरीके से क्वेश्चन क्या हो गया, सिंप्लीफाई हो गया, सॉल्व हो गया। क्लियर है भैया, इस तरीके से हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ सकते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर इन तमाम की तमाम पीडीएफ फाइल का लिंक दे दूंगा, जितनी चीजें मैंने सॉल्व करवाई हैं ये सारे नोट्स आपको मैं शेयर कर दूंगा, ताकि अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स के ऊपर लाजमी शेयर करिएगा भाई, ये सबका जारी है, सही है ना भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द प्लेन ऑन विच कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर शोन इज कॉल्ड डैश। भाई नॉर्मल सी बात है, ये तो बहुत ही सिंपल सी बात है। एग्जामिनर कह रहा है कि भाई वो प्लेन जिसके ऊपर कॉम्प्लेक्स नंबर शो होते हैं, शो किए जाते हैं, उसको क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट प्लेन। अच्छा मैं आपको सारे पहले ऑप्शन समझा देता हूँ। भाई कोऑर्डिनेट प्लेन क्या होता है, कोऑर्डिनेट प्लेन हमारे पास होता है कि भाई लेट सपोज आपने जो बचपन के अंदर पढ़ा था ना कि आपका एक्स वाला प्लेन, वाई वाला प्लेन, तो उसको कोऑर्डिनेट प्लेन कहते हैं। यानी कि आपके पास सिंपल जो पॉइंट्स वाला प्लेन होता है जिसके ऊपर लेट सपोज 2,5 आपका एक पॉइंट है, 3,5, तो उसको कोऑर्डिनेट प्लेन कहते हैं। अच्छा कार्टेशियन प्लेन क्या होता है, कार्टेशियन प्लेन बाय द वे एक्स वाई प्लेन का दूसरा नाम होता है। तो कोऑर्डिनेट प्लेन और कार्टेशियन प्लेन तकरीबन एक ही चीज होते हैं। रियल प्लेन के मायने ये होते हैं, यानी कि लाजमी नॉर्मल जो आपका एक्सिस का प्लेन होता है। और फाइनली क्या बचा, कॉम्प्लेक्स प्लेन। तो भाई वो प्लेन जहां पे कॉम्प्लेक्स नंबर शो होंगे तो जाहिर सी बात है वो कौन सा प्लेन होगा, कॉम्प्लेक्स प्लेन होगा। प्लेन के मायने ये होते हैं ग्राफ, कौन से ग्राफिकल एक्सिस की बात कर रहे हैं उसको कहते हैं, सही है मेरे प्यारे शागिर्दों। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये टोटल एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन था तो इसको अपने जहन में रखिएगा, बहुत सिंपल से क्वेश्चन है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज द डिस्टेंस ऑफ पी एक्स वाई फ्रॉम डैश। अब इस क्वेश्चन को देखो, ये है ये भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही, मगर इसको जरा समझिएगा। कहता है कि भाई अगर आपके पास जो मॉडुलस होता है, ये मॉडुलस होता क्या है, क्या चीज है मॉडुलस, ये z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा बाई, ये डिस्टेंस है कहां से कहां तक का। आइए समझा देता हूं कि लेट सपोज आपके पास आपका एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, वो कॉम्प्लेक्स नंबर है फॉर एग्जाम्पल इधर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर लेट सपोज आ रहा है z इज इक्वल टू 3,4, यानी कि 3 प्लस का 4 आयोटा, z इज इक्वल टू 3 प्लस का 4 आयोटा। तो ये आपका रियल प्लेन आ गया, ये आपका इमेजिनरी प्लेन आ गया। इस पूरी चीज को हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स प्लेन कहते हैं। कॉम्प्लेक्स प्लेन यानी कि पूरा जो एक्सिस हमारा आ रहा है, इस पूरे एक्सिस को हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स प्लेन कहते हैं। ओके तो रियल प्लेन यानी कि रियल नंबर हमारा क्या है, 3 है, रियल नंबर हमारा क्या है 3 है, तो 3 है लेट सपोज यहाँ पर है ना, 3 पे आ गया, और 4 यानी कि इधर आ गया 4 पे। तो ये जो मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर बना ये कैसा बना, 3,4 का बन गया। अब एग्जामिनर कह रहा है कि अगर मुझे इसका मॉडुलस निकालना है, तो भाई मॉडुलस हमारे पास क्या होता है, मैंने आपको बताया था मॉडुलस के कई नाम होते हैं। मॉडुलस को हम डिस्टेंस भी कहते हैं। मॉडुलस का एक और नाम क्या होता है हमारे पास, लीनियर डिस्टेंस, है ना भाई। मॉडुलस के काफी सारे नाम होते हैं, मैंने आपको सारी बातें पढ़ाई हुई छोटी छोटी कि मॉडुलस हमारे पास क्या होता है, हमारा एक डिस्टेंस होता है। तो एग्जामिनर ये पूछना चाह रहा है कि भाई तुम्हारा जो ये मॉडुलस है, ये जो तुम्हारा डिस्टेंस है, ये कहां से कहां तक का डिस्टेंस है। तो जरा सोच के जवाब दो कि जो हमारा मॉडुलस होता है जिसका एक नाम एब्सोल्यूट वैल्यू होता है, एक नाम डिस्टेंस होता है, एक नाम मैग्नीट्यूड होता है, तो खुद सोचो ये कहां से कहां तक का डिस्टेंस है। ये ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, तो ओरिजिन से लेके उस पॉइंट तक का डिस्टेंस होता है। देखो यहाँ पे एग्जामिनर ने इस क्वेश्चन में यही बात पूछी हुई है ये कितनी छोटी सी बात, मगर अक्सर बच्चों को मालूम नहीं होती। तो भाई अगर मैं आपके सामने एक सिंपल सी बात करूं, क्या बात करी, देखो लेट सपोज मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है नेगेटिव का 3 कॉमा नेगेटिव का 5। तो इसका मतलब क्या है भाई, नेगेटिव के 3 प्लेन कहां पर होगा, नेगेटिव का 3 फॉर एग्जांपल ये वाला प्लेन है, नेगेटिव का 3 नेगेटिव का 5 इधर कहीं होगा। तो यहाँ पे जो मेरा एक कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर्म हुआ, ये कॉम्प्लेक्स नंबर जो फॉर्म हुआ, इसका मॉडुलस क्या होता है। देखो मॉडुलस क्या होता है हमारे पास, डिस्टेंस, उस पॉइंट से लेके ओरिजिन तक का जो डिस्टेंस होता है उसको मॉडुलस कहते हैं। तो यहाँ पे एग्जामिनर ने इस क्वेश्चन में ये बात पूछी हुई थी कि द मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर z is equal to x plus iota y is the distance of p x, y from dash।
डैश, तो ऑरिजिन से होता है मेरे प्यारे शागिर्दों। क्लियर है भैया? तो ये सिंपल सी बात मैंने आपको बता दी। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? अच्छा भाई, एक छोटी सी बात मैं आपको यहाँ पे और डिफाइन कर देता हूँ, वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि भाई लेट सपोज नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि भाई आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, बच्चों वाला क्वेश्चन है यार। दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपको गिवन है, एक गिवन है आपको z इज इक्वल टू 2 + 3 आयोटा, दूसरा गिवन है 1 - का आयोटा। एग्जामिनर कह रहे हैं z1 z2 को मल्टीप्लाई करके मॉडल्स लेके बताओ क्या आंसर होगा। कर लेते हैं, आइए, कोई मसले की बात नहीं है। आपको क्वेश्चन में z1 की वैल्यू क्या गिवन है, 2 + का 3 आयोटा। z2 की वैल्यू क्या गिवन है, z2 की वैल्यू गिवन है 1 - का आयोटा। तो अगर मुझे z1 इंटू z2 का मॉडल्स करना है तो क्या आंसर होगा, आइए चेक करते हैं। सबसे पहले 2 + 3 आयोटा को आपने मल्टीप्लाई करवा देना है 1 - के आयोटा के साथ, तो क्या बन जाएगा, कैसे मल्टीप्लाई करवाते हैं भैया, सिंपल तरीके से 2 × 1 = 2 हो गया, 2 इंटू नेगेटिव आयोटा, नेगेटिव का 2 आयोटा हो गया, 3 आयोटा इंटू 1 क्या हो जाएगा, प्लस का 3 आयोटा हो जाएगा, 3 आयोटा इंटू नेगेटिव का आयोटा क्या हो जाएगा, 3 आयोटा स्क्वायर। तो 2 का 2 एज इट इज, 3 आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1, तो माइनस माइनस क्या हो गया, ये प्लस का 3 हो गया। तो नेगेटिव का 2 आयोटा प्लस का 3 क्या हो जाएगा, नेगेटिव का 2 आयोटा प्लस का 3 प्लस का आयोटा। तो 2 + 3 क्या होता है, 5 प्लस का आयोटा। फाइनली आंसर आ गया। अब एग्जामिनर क्या कह रहे हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा के इनका मॉडल्स भी ले रहे हैं, तो इनका मॉडल्स भी ले लेते हैं भैया। 5 प्लस आयोटा का मॉडल्स कैसे लोगे भाई, इसका मतलब क्या है 5, 1, 5 प्लस आयोटा का मतलब क्या 5, 1, तो 5 का स्क्वायर विल बी 25 और 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, √26 के बराबर। तो आंसर क्या होगा, √26 के बराबर होगा। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, √26 है। सिंपल तरीके से हमारा आंसर आ गया। मुझे बताइए इसमें क्या प्रॉब्लम है भाई, चुटकी बजा के सॉल्व होता है, चुटकी बजा के, कोई प्रॉब्लम इसके अंदर, कोई मसले की बात। मुझे बताओ कितनी आसान चीज है, बताओ भाई, आसान है कि आसान नहीं है। आसान नहीं थी मेरा बेटा, आसान बना दिया आपके लिए इसको। इसी तरीके से देखो नेक्स्ट क्वेश्चन तो बेटा देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या आ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है, ये कहता है x + 5 आयोटा का मॉडल्स बराबर है 3 के, तो बताइए x की वैल्यू क्या होगी। अब जरा क्वेश्चन के लॉजिक को समझिएगा, लॉजिक बहुत मजे की है। एग्जामिनर कह रहा है कि भाई अगर x + 5 आयोटा का मॉडल्स बराबर है 3 के, तो बताइए x की वैल्यू क्या होगी। एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मजे का क्वेश्चन है। देखो सबसे पहले नंबर के ऊपर आपको दो बातें मालूम होनी चाहिए कि यार आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडल्स गिवन है किसके बराबर, 3 के बराबर। तो भाई सबसे पहले आप क्या कर सकते हो, आप सिंपल तरीके से इस कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर ब्रेक कर दो या फॉर्म कर दो इसकी ऑर्डर पेयर फॉर्म में, तो क्या बन जाएगा भाई, ये बन जाएगा मेरे पास x, 5 और ये बाहर मॉडल्स का मॉडल्स एज इट इज। मैंने क्या करा भाई, मैंने इसको सिंपल इसकी ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में ब्रेक कर दिया, ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में बंद कर दिया। अब मैं इसका अगर मॉडल्स ले लूं तो भाई मॉडल्स कैसे लेते हैं, हमें मालूम है मॉडल्स लेने का तरीकेकार होता है कि जो भी रियल पार्ट होता है उसका स्क्वायर अलग लिया जाता है, इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर अलग लिया जाता है, इक्वल टू के बाद 3 का 3 एज इट इज। मुझे चूंकि x की वैल्यू फाइंड करनी है तो मैं क्या करूंगा भैया, दोनों तरफ स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दूंगा तो ये जो अंडर रूट होगा ये क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, x² प्लस का 5 स्क्वायर यानी कि 25 और 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है। अगर आप 9 में से 25 निकाल दो, यानी कि 9 में से अगर आप 25 निकाल दो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास सिंपल तरीके से x² इज इक्वल टू -16। और अगर मुझे यहाँ पे अंडर रूट चाहिए तो अंडर रूट किसके बराबर होगा भाई, अंडर रूट की अगर मुझे वैल्यू चाहिए यहाँ पे, तो मुझे क्या चाहिए, देखो गौर से बात जरा समझिएगा। मुझे यहाँ पे x² इज इक्वल टू -16 आ गया ना, मुझे x की वैल्यू चाहिए। x की वैल्यू अगर मुझे चाहिए तो मैं अंडर रूट लूंगा दोनों तरफ, मैं इधर भी अंडर रूट लूंगा स्क्वायर रूट और इधर भी -16 के ऊपर भी स्क्वायर रूट लूंगा, क्योंकि माइनस के अंदर रूट के अंदर नेगेटिव आ रहा है। हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहे हैं, ये कहता है हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन, क्या कह रहा है, if x plus का 5 iota मॉडुलस equal to 3 then x is equal to dash। अब देखो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, पहले आप क्वेश्चन का पैटर्न समझिए, खुदारा क्वेश्चन का पैटर्न क्या है। एग्जामिनर कह रहे हैं कि भाई x प्लस का 5 आयोटा है, मॉडुलस का सिंबल है आगे 3 है। एग्जामिनर कहते हैं सॉल्व करो। देखो मेरे प्यारे शहजादों, सॉल्व करने का तरीकाकार क्या है, आपको चूंकि यहाँ पे मॉडुलस लेफ्ट हैंड साइड पे आपको मॉडुलस गिवन है, तो यहाँ पे पहले इसका आप क्या ले लो, मॉडुलस ले लो। मॉडुलस कैसे लेते हैं भाई, रियल पार्ट का स्क्वायर करेंगे और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर करेंगे। इमेजिनरी पार्ट 5 है तो 5 का स्क्वायर इक्वल टू के बाद 3, सही है ना भैया। तो क्या बन गया, ये बन गया हमारे पास x का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर विल बी 25। तो ये हो गया x का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25 इक्वल टू के बाद 3 का 3। देखो चूंकि मुझे x की वैल्यू चाहिए तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे। स्क्वायरिंग बोथ साइड से क्या होगा, बेसिकली स्क्वायरिंग बोथ साइड से हमारे पास क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास अल्लाह भला करे, अल्लाह भला करे किसके बराबर, ये हो जाएगा भैया सिंपल तरीके से एक्स स्क्वायर प्लस का 25 और 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। प्लस के 25 को दूसरी तरफ भेज दीजिए, वहां पे जाके क्या बन जाएगा, 9 माइनस का 25 तो ऑब्वियसली माइनस का 16 बन जाएगा। हमें तो एग्जामिनर ने क्या कहा था, किसकी वैल्यू निकालनी है, एक्स की वैल्यू। तो एक्स की वैल्यू निकालने के लिए दोनों तरफ अंडर रूट को लूंगा, तो इधर एक्स स्क्वायर पे भी अंडर रूट आ जाएगा और इधर नेगेटिव के 16 के ऊपर भी अंडर रूट आ जाएगा। इधर स्क्वायर से रूट क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। मगर यहाँ पे देखो रूट के अंदर नेगेटिव साइन आ रहा है, तो भाई मैथ्स की बेसिक प्रॉब्लम
प्रॉब्लम है, तो क्या करेंगे, आयोटा लेंगे ताकि ये नेगेटिव की वैल्यू बाहर चली जाए। अब ये सिंपल 16 आ गया। अब इस 16 रूट किसके बराबर होता है, प्लस माइनस के 4 के बराबर होते हैं। तो हमारा फाइनली आंसर क्या आ गया, एक्स की वैल्यू बराबर आ गई प्लस या माइनस के 4 आयोटा के। तो चेक कर लीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर है भाई, प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 22 आयोटा प्लस माइनस का 4 आयोटा। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा हमारे पास, प्लस माइनस का 4 आयोटा। करेक्ट ऑप्शन किसके बराबर होगा, प्लस माइनस के 4 आयोटा के। क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। मुझे बताइए इसमें क्या प्रॉब्लम है, कोई मसले की बात, कोई परेशानी की बात, कोई प्रॉब्लम की बात, कोई मसले की बात किसी भी हमारे शागिर्द को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर क्या कह रहे हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3,4। तो भाई इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मांगा हुआ है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है, रियल पार्ट का रियल पार्ट लिखो, नीचे डिवीजन में रियल पार्ट का स्क्वायर करो, क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर करो 4 का स्क्वायर 16, कॉमा लगाओ, इमेजनरी पार्ट को नेगेटिव के साइन पे लिखो, अगर 4 है इमेजनरी पार्ट तो नेगेटिव के ऊपर क्या हो जाएगा, नेगेटिव का 4, नीचे डिवीजन के अंदर क्या हो जाएगा, अगेन रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर। तो आंसर क्या होगा, 3 डिवाइड बाय 25, नेगेटिव का 4 डिवाइड बाय 25। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। मुझे बताइए इसमें क्या प्रॉब्लम है भाई, बच्चों वाला क्वेश्चन है, आपके लिए चुटकी बजाने का काम है। इसी तरीके से देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है, इफ z इज इक्वल टू -3 आयोटा प्लस का 4 देन z कॉन्जुगेट इज डैश। z कॉन्जुगेट के मायने क्या होते हैं, z कॉन्जुगेट के मायने ये होते हैं इमेजिनरी टर्म का साइन कन्वर्ट कर देना, यानी कि z कॉन्जुगेट के मायने क्या होते हैं, इमेजिनरी टर्म का साइन कन्वर्ट कर देना। तो यहाँ पे देखो क्या क्वेश्चन गिवन है, नेगेटिव का 3 आयोटा प्लस का 4, तो z कॉन्जुगेट के मायने क्या होते हैं, इमेजिनरी टर्म का साइन कन्वर्ट कर देना। अगर ये नेगेटिव के अंदर है, अगर ये किसके अंदर है, नेगेटिव का 3 आयोटा है, तो क्या बन जाएगा, z कॉन्जुगेट पे पॉजिटिव का 3 आयोटा बन जाएगा, प्लस का 4 एज इट इज का एज इट इज। तो आंसर क्या होगा, 3 आयोटा प्लस का 4। तो भाई क्वेश्चन गिवन था z इज इक्वल टू नेगेटिव 3 आयोटा प्लस का 4, z कॉन्जुगेट क्या होता है, इमेजिनरी टर्म के साइन को कन्वर्ट कर देना। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन बड़ा मजे का आ रहा है, कहते हैं रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ आयोटा इनटू 3 - 2 आयोटा। सिंप्लीफाई करवा दो भाई, क्या प्रॉब्लम है, क्या करवाओगे, आपसे एग्जामिनर कह रहे हैं आयोटा इंटू 3 माइनस का 2 आयोटा। तो भाई सिंपल ब्रैकेट ओपन होगा तो क्या बन जाएगा, 3 आयोटा बन जाएगा। ये आयोटा जाके जब नेगेटिव के 2 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, नेगेटिव का 2 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर बराबर होते हैं -1 के, तो माइनस माइनस प्लस का 2 हो गया, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस का 2 हो गया। तो क्या बन गया, प्लस का 2 प्लस का 3 आयोटा। तो रियल पार्ट की वैल्यू क्या होगी, 2 के बराबर, इमेजिनरी पार्ट की वैल्यू क्या होगी, 3 के बराबर। तो रियल पार्ट किसके बराबर है, 2 के, और इमेजिनरी पार्ट किसके बराबर है, पॉजिटिव के 3 के। तो 2 और 3 करेक्ट आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं कि अगर z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b है तो z मॉडुलस की वैल्यू क्या होती है, भाई z मॉडुलस क्या होता है, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। सिंपल इज दैट, समझा चुके हैं ये वाली बात तो हम आपको, सही है ना भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा की होल पावर में 12। अगेन बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अब देखो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, ये जो क्वेश्चन आ रहा है इसको सॉल्व करने का पैटर्न अगेन बहुत सिंपल सा है कि आपको दो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है जो आपस में क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं। आपसे कहा जाता है इनकी होल पावर में अगर 12 गिवन है तो बताइए आंसर क्या होगा। हमें लगता है भाई बहुत मुश्किल क्वेश्चन आ गया, हालांकि बहुत आसान क्वेश्चन है, बच्चे बच्चे सॉल्व कर सकते हैं। कैसे कि भाई सिंपल तरीके से 1 प्लस आयोटा डिवाइड बाय 1 माइनस आयोटा को सिंपलीफाई करवा लो। पहले आप कंसीडर करो 1 प्लस आयोटा डिवाइड हो रहा है किससे, 1 माइनस आयोटा से। कैसे सिंपलीफाई करवाओगे भाई, मैथ्स का बेसिक कॉन्सेप्ट है, तो एक से ज्यादा टर्म्स अगर डिवाइड हो रही हो, यानी कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइड हो रही हो, सबसे नीचे वाले कॉम्प्लेक्स नंबर को क्या करवाते हो, आप रैशनलाइजेशन करवाते हो प्रोसेस। तो ऊपर 1 प्लस आयोटा, नीचे 1 माइनस आयोटा एज इट इज। रैशनलाइजेशन का प्रोसेस क्या कहता है कि सिंपल तरीके से जो नीचे वाला आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है उसके इमेजिनरी टर्म के साइन कन्वर्ट करके मल्टीप्लाई डिवाइड करवा देंगे। यानी कि क्या करवाओगे, देखो जो कॉम्प्लेक्स नंबर आपको ओरिजिनली गिवन है, हमने क्या करवाना है, हमने सिंपल तरीके से नीचे वाले कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी टर्म का साइन कन्वर्ट करवा के मल्टीप्लाई डिवाइड करवा देना है। ऊपर क्या बन गया, ऊपर बन गया 1 प्लस आयोटा इंटू 1 प्लस का आयोटा, नीचे क्या बन गया 1 माइनस आयोटा 1 प्लस आयोटा ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर बन गया, नीचे क्या बन गया ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर बन गया। फर्दर सिंप्लीफाई कर दोगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1 प्लस आयोटा 1 प्लस आयोटा, ये बन गया हमारे पास सिंपल तरीके से 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर, और नीचे क्या आ जाएगा आपके पास 1 का 1 एज इट इज। आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के, तो माइनस माइनस प्लस का 1 हो गया। तो किसके बराबर आ जाएगा, ठीक है सब ओपन कर लोगे, क्या बन जाएगा मेरा बेटा, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर का मतलब क्या, 1 का स्क्वायर एज इट इज प्लस का 2ab, यानी कि 2 आयोटा प्लस का आयोटा स्क्वायर एज इट इज का एज इट इज। और नीचे क्या 1 प्लस 1 किसके बराबर होता है, 2 के बराबर होता है। तो भैया 1 का स्क्वायर 1 ही हो गया, प्लस का 2 आयोटा एज इट इज। आयोटा स्क्वायर का वैल्यू क्या होती है भाई, -1 के बराबर होती है। तो इस +1 से -1 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। इस 2
टू से टू क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो सिंपल तरीके से अब देखो फाइनली आंसर क्या आ गया, 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा का आंसर किसके बराबर आ गया, आयोटा के बराबर आ गया। अब जो बाहर पावर 12 है उसको सिंप्लीफाई करवा लो। अब पावर 12 को सिंप्लीफाई करवाओगे तो क्या बन जाएगा, 2 की पावर 6 होता है 12, 2 की पावर क्या होता है 6 के बराबर 12 होता है। आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1, -1 की पावर 6 का मतलब क्या आंसर क्या होगा, पॉजिटिव का 1 होगा, क्योंकि 6 कैसी पावर है, इवन पावर है। क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। कैसे सिंप्लीफाई करा दोबारा समझ लीजिए, किसी बच्चे को प्रॉब्लम हो रही है, सिंपल तरीके से आपको क्वेश्चन गिवन है 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा होल पावर में 12 का 12 एज इट इज। कैसे सॉल्व करोगे, बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। आपने सबसे पहले 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा के ऊपर डिवीजन का कॉन्सेप्ट अप्लाई कर देना है। डिवीजन का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, डिवीजन का कॉन्सेप्ट ये कहता है रैशनलाइज करवाना, यानी कि आप सिंपल तरीके से 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा लिखोगे, जो नीचे वाली वैल्यू आ रही है उसे मल्टीप्लाई डिवाइड करवाया, सिंप्लीफिकेशन करी, बेसिक मैथ्स को अप्लाई किया। बेसिक मैथ्स को अप्लाई करने के ऊपर आपके पास ये क्या बन गया, सिंपल तरीके से यहाँ पे आयोटा आ गया। जब आयोटा हमारे पास आंसर आ गया, इसके ऊपर जो पावर 12 थी उसको अप्लाई करवा दिया, सिंप्लीफाई करवाओगे आयोटा की पावर 12 को, आंसर आ जाएगा आपके पास सिंपल तरीके से +1 के बराबर। इसी तरीके से हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है। देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है वैल्यू ऑफ आयोटा की पावर -7। इस क्वेश्चन को भी बहुत इजीली आप सॉल्व कर सकते हो। भाई आयोटा की पावर -7 का मतलब क्या है, 1 डिवाइडेड बाय आयोटा की पावर 7 कर लीजिए इसको। भाई -7 अगर पावर में आ रहा है उसको ऊपर से नीचे भेजोगे, नीचे जाके पावर क्या हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है। अब सिंप्लीफाई कैसे करवाओगे, भाई आयोटा की पावर 7 को ब्रेक करवा दो आयोटा की पावर 6 इंटू आयोटा के ऊपर। आयोटा की पावर 6 मुझे पता है कैसे ब्रेक होगी, भैया आयोटा की पावर 6 यानी कि आयोटा की किस पावर के ऊपर 6 आता है, 2 की किस पावर के ऊपर 3 के ऊपर आता है, 2 3 6 हो गया। आयोटा का आयोटा एज इट इज। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर होती है, -1 के बराबर होती है। मेरे प्यारे शागिर्दों आयोटा स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर होती है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू बराबर होती है -1 के, और बाहर पावर में 3 का 3 इंटू आयोटा का आयोटा एज इट इज। फर्दर सिंप्लीफाई करवा देंगे। फर्दर सिंप्लीफाई कैसे करवाऊंगा, भैया देखो ये जो आपके पास है -1 की पावर में 3, -1 की पावर 3 का मतलब क्या, ऑड पावर है, ऑड पावर नेगेटिव साइन को नेगेटिव ही रहने देगी। तो सिंपल तरीके से आंसर क्या होगा, 1 डिवाइडेड बाय नेगेटिव का आयोटा, जो कि यहाँ पे माशाल्लाह से कोई भी ऑप्शन नहीं है तो गलत आंसर है। इसका असल आंसर क्या होगा, असल आंसर होगा 1 डिवाइडेड बाय नेगेटिव का आयोटा। या फिर इसका एक और आंसर क्या हो सकता है, अगर इस आयोटा को नीचे से ऊपर भेज दूं तो ऊपर जाके बन जाएगा नेगेटिव का 1, तो नेगेटिव का आयोटा की पावर -1, ये भी इसका आंसर कंसीडर किया जा सकता है। तो भाई क्वेश्चन आपको गिवन है आयोटा की पावर नेगेटिव का 7, अगर आयोटा की पावर ये नेगेटिव का 7 गिवन है ना, तो आंसर क्या होगा, नेगेटिव का आयोटा की पावर -1 या फिर 1 डिवाइडेड बाय नेगेटिव का आयोटा। और अगर आयोटा की पावर प्लस का 7 गिवन होता तब आंसर पॉजिटिव का आयोटा होगा। अगर आयोटा की पावर +7 गिवन है तब आंसर क्या होगा वो भी चेक कर लेते हैं भैया। उस सूरत में क्या होता, आयोटा की पावर 6 इंटू आयोटा में ब्रेक करा, अब भी नेगेटिव का आयोटा होगा, अभी भी क्या होगा, नेगेटिव का आयोटा ही आंसर आ रहा होगा। क्लियर है भाई, क्योंकि आयोटा की पावर 7 गिवन है ना, 6 में ब्रेक करोगे, 1 में ब्रेक करोगे तो 6 कैसा नंबर होगा, 2 3 6, तो 2 अंदर आ जाएगा आपके पास। आयोटा स्क्वायर -1 होगा, बाहर क्यूब आ रहा होगा, क्यूब चूंकि ऑड नंबर है तो ऑड नंबर नेगेटिव साइन को नेगेटिव रहने देगा, इसलिए नेगेटिव के अंदर वैल्यू होगी। क्लियर है मेरे प्यारे शागिर्दों, इस तरीके से देखो ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। बेसिक क्वेश्चन है, देखो आपने यहाँ पे आंसर्स देख के परेशान नहीं होना, आपको हर क्वेश्चन में खुद सॉल्व करवा रहा हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए कि कौन सा क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। क्लियर है भाई, आइए जरा और क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कुछ एडिशनल एमसीक्यूज आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, एग्जामिनर कह रहे हैं एब्सोल्यूट वैल्यू बताओ 3 - 4 आयोटा के। भाई एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब होता है मॉडुलस, एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब क्या है, मॉडुलस, यानी कि एग्जामिनर ने आपको कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है 3 - का 4 आयोटा, एग्जामिनर कह रहे हैं इसका मॉडुलस बताओ। भाई इसका एब्सोल्यूट वैल्यू यानी कि मॉडुलस क्या होगा, कैसे निकालते हैं, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस का साइन इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर हो गया 9, 4 का स्क्वायर हो गया 16, 9 + 16 25, √25 किसके बराबर होगा, 5 के बराबर होगा। आंसर क्या आ गया, 5 के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी मॉडुलस निकालना है, इसको आप खुद से सॉल्व कर सकते हो कि भाई इसका मॉडल कैसे निकालोगे, z = 2 - 3 आयोटा का मॉडुलस कैसे निकालोगे, बेसिक वे में आप निकाल लोगे इसी पैटर्न के ऊपर। अच्छा भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि भाई नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रियल पार्ट बताओ आयोटा इंटू 2 + 3 आयोटा। भाई सिंपल तरीके से ब्रैकेट ओपन होगा, ये बन जाएगा 2 आयोटा प्लस का आयोटा, जब जाके 3 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा 3 आयोटा स्क्वायर बन जाएगा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है तो क्या बन गया, नेगेटिव का 3 प्लस का 2 आयोटा। तो रियल पार्ट कौन सा है, रियल पार्ट वो पार्ट होता है जिसके साथ आयोटा नहीं होता, तो रियल पार्ट यहाँ पर 3 है और इमेजिनरी पार्ट क्या है, 2 के बराबर है। तो नेगेटिव का 3 रियल पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट 2 है। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहते हैं कि अगर z = 5 - का आयोटा डिवाइडेड बाय 2 आ रहा है तो बताओ इसमें रियल पार्ट कौन सा होगा।
कोई मसले की बात नहीं है भैया। देखो आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, आपको यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है z इज इक्वल टू 5 माइनस का आयोटा डिवाइडेड बाय 2। देखो नीचे जो है ना आपको सिंपल रियल नंबर गिवन है, तो नीचे वाली जो टर्म आपको गिवन है वो कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है, तो सिंपल तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। कैसे? बेसिक एलसीएम यहाँ पे ब्रेक करवा दो, एलसीएम ब्रेक करवा दूंगा तो क्या बन जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 2 माइनस का आयोटा डिवाइडेड बाय 2। हमने क्यों हमने ऐसे ब्रेक करा, क्योंकि देखो नीचे जो आपको यहाँ पे नंबर गिवन है वो सिंपल एक रियल नंबर गिवन था ना, वो कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं गिवन है। सही है ना? तो हमने क्या करा, सिंपल तरीके से उसको ब्रेक करवा दिया, बन गया 5/2 माइनस का आयोटा बाय 2। तो 5/2 क्या है? रियल पार्ट है, नेगेटिव आयोटा बाय 2 क्या हमारे पास इमेजनरी पार्ट है। एग्जामिनर पूछ रहे रियल पार्ट, तो रियल पार्ट क्या है? 5 डिवाइडेड बाय 2 के बराबर है। सिंपल तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है वो बिल्कुल जैसा क्वेश्चन मैंने आपको सिखाया था बिल्कुल वैसे ही आ रहा है। एग्जामिनर क्या कह रहे हैं इसके अंदर, एग्जामिनर आपसे कहता है कि अगर ए की वैल्यू लेसर देन जीरो है, इफ ए इज लेसर देन जीरो, भाई ए जीरो से छोटा है, कोई भी नंबर सपोज कर लो जीरो से छोटा। फॉर एग्जाम्पल मैं सपोज कर लेता हूँ नेगेटिव का 2, सही है ना? आगे एग्जामिनर क्या कह रहा है, और बी की वैल्यू है ग्रेटर देन जीरो, और बी की वैल्यू कैसी गिवन है? ग्रेटर देन जीरो की। एग्जामिनर कह रहा है बी की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है, ग्रेटर देन जीरो लेट सपोज मेरे पास प्लस का 3 है, मैंने सपोज कर लिया। एग्जामिनर कह रहा है कि भाई अगर मैं अंडर रूट ए को अंडर रूट बी से मल्टीप्लाई करवाऊं तो बताइए आंसर इन चारों में से कौन सा होगा। आइए चेक कर लेते हैं। यार अगर मैं अंडर रूट ए -2 को मल्टीप्लाई करवाऊं किसके साथ? बी के साथ, तो आंसर क्या होगा? देखो कभी भी दो रूट्स अगर आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो कैसे मल्टीप्लाई होंगे? अगर सिंपल दो रूट्स वाली टर्म आपस के अंदर मैं मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो भाई रूट ए और रूट बी जब मल्टीप्लाई होंगे तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा रूट के अंदर -6। क्या बन जाएगा? रूट के अंदर -6। भाई जाहिर सी बात है अगर एक वैल्यू मेरी कैसी है, एक वैल्यू मेरी अगर जीरो से छोटी है और दूसरी वैल्यू अगर मेरी जीरो से बड़ी है, दोनों को अगर आप आपस में मल्टीप्लाई करवाओगे तो क्या बन जाएगा? ये हो जाएगा भैया सिंपल अंडर रूट 2 और अंडर रूट 3 जब मल्टीप्लाई करवाओगे, दो रूट वाली टर्म जब मल्टीप्लाई होती है तो रूट एक ही बार लिखा जाता है और इंडिविजुअल टर्म्स मल्टीप्लाई हो जाती है, बन जाएगा -6। अब अगर मुझे इसको फर्दर सिंप्लीफाई करवाना है तो रूट में चूंकि नेगेटिव का साइन आएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है मैंने एक वैल्यू जीरो से छोटी ली है ना, तो नेगेटिव का साइन आ रहा है। जब नेगेटिव का साइन आ रहा है तो क्या करेंगे मेरा बेटा, इस नेगेटिव के साइन को बाहर शिफ्ट करने के लिए आयोटा का यूज करेंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा? आयोटा√6। आप कोई भी एग्जाम्पल ले लो ऐसे, फॉर एग्जाम्पल आप ए की वैल्यू ले लो -1 और बी की वैल्यू ले लो अब 2, आप स्टिल दोनों को जब मल्टीप्लाई करवाओगे ना तो मल्टीप्लाई करवाने के अंदर जो कंबाइंड वैल्यू होगी उसके अंदर क्या आएगा? नेगेटिव आएगा, रूट के अंदर -2 बनेगा, क्योंकि जब दोनों रूट वाली टर्म आपस में मल्टीप्लाई होती है तो रूट एक ही बार लिखा जाता है और इंडिविजुअल टर्म्स मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। ऑप्शन ए भी गलत है, ऑप्शन सी भी गलत है, ऑप्शन बी भी गलत है। ऑप्शन बी में वो सिंपल आपको कह रहे हैं कि नेगेटिव साइन बाहर निकाल दिए, नेगेटिव साइन ऐसे बाहर नहीं जाता, नेगेटिव साइन हमेशा आयोटा की फॉर्म पे बाहर जाता है, अंडर रूट के बाहर कभी भी नेगेटिव साइन नहीं जाता, रिमेंबर दिस थिंग, वो आयोटा की फॉर्म पे जाता है, इसको हमेशा याद रखिएगा। सही है ना भैया? ये सिंपल सी बात आपको मालूम होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है कि अगर x की वैल्यू आपको गिवन है x प्लस का 2 आयोटा इक्वल टू y है, तो एग्जामिनर कह रहा है बताइए x और y की वैल्यू क्या होगी। एक सिंपल रियल कॉम्प्लेक्स नंबर की इक्वेशन का क्वेश्चन आ रहा है। एग्जामिनर कह रहा है कि भाई अगर तुम्हारे पास रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर की इक्वेशन आ रही है x प्लस का 2 आयोटा इक्वल टू के बाद y आयोटा, तो भाई देखो आपके पास कभी भी इक्वेशन की फॉर्म में अगर रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन हो, इनको सॉल्व करने का तरीका बहुत ही आसान होता है। हमेशा इक्वल टू के आमने सामने रियल पार्ट्स को अलग सेपरेट कर दिया जाता है, इमेजनरी पार्ट को आपस में कंपेयर किया जाता है, और फिर यहां से हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इक्वल टू के आमने सामने देखो रियल पार्ट कौन से हैं, हमारे पास इक्वल टू के इस तरफ रियल पार्ट x है और इधर कोई भी रियल पार्ट नहीं है। रियल पार्ट का मतलब ऐसी टर्म जिसके साथ आयोटा नहीं है, तो यहाँ पे यानी कि मैं क्या कह सकता हूँ, x की वैल्यू डायरेक्टली बराबर है जीरो की। सर ये x की वैल्यू जीरो के बराबर कैसे? क्योंकि देखो कभी भी एक रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर की इक्वेशन आ जाए तो उनको सॉल्व करने का तरीकेकार क्या होता है कि रियल पार्ट आमने सामने के आपस में बराबर किए जाते हैं, कॉम्प्लेक्स पार्ट या इमेजनरी पार्ट आपस में बराबर होते हैं। तो यहाँ पे देखो जो रियल पार्ट था वो इस वाले रियल पार्ट के बराबर होगा, यहाँ पे चूंकि रियल पार्ट नहीं है तो इसने जीरो कंसीडर कर लिया। इमेजनरी पार्ट के बराबर होता है, तो 2 आयोटा बराबर आ जाएगा किसके? y आयोटा के। आयोटा से आयोटा कट गया तो y की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? 2 के। तो आंसर क्या होगा? x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 2। क्वेश्चन क्या हो गया? सॉल्व हो गया। सिंपल तरीके से क्वेश्चन क्या हो गया भैया? सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि अगर z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो z को अगर मैं उसी के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करवाऊं तो आंसर क्या होगा? ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग कि z एक कॉम्प्लेक्स नंबर अगर अपने ही कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई हो तो आंसर क्या होता है? z मॉडुलस का स्क्वायर होता है। ये आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं भैया। अगर कभी भी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर अपने ही कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई हो तो आंसर क्या होगा? पढ़ा चुका हूं, क्लास के स्टार्टिंग के अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए थे, किसके बराबर होगा? z मॉडुलस के स्क्वायर के बराबर होगा। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा सा मिटा हुआ है पर चलो समझ लेते हैं। कह रहा है कि भाई 2 + 4 आयोटा स्क्वायर है, आई गेस तो यही क्वेश्चन है। ये 2 + 4 आयोटा और बाहर स्क्वायर है, देन आपसे कह रहे हैं इमेजनरी टर्म की वैल्यू क्या होगी। ये क्वेश्चन आ रहा है, थोड़ा सा एक क्वेश्चन मिटा हुआ है बट हम समझने की पूरी कोशिश करेंगे, परेशान होने की कतई तौर पे आपको जरूरत नहीं है। सही है ना भाई? कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को?
अब देखो सबसे पहले लेट सपोज मैं क्वेश्चन अज्यूम कर लेता हूँ कि क्वेश्चन ये गिवन है आयोटा इंटू 2 + 4 आयोटा स्क्वायर, और आपसे एग्जामिनर कह रहा है इमेजिनरी टर्म बताओ क्या होगी। तो भाई देखो इस क्वेश्चन के अंदर मुझे यहाँ पे अगर ये वैल्यू गिवन है तो मुझे मालूम है आयोटा स्क्वायर डायरेक्टली क्या होता है, आयोटा स्क्वायर वैसे ही हमारे पास किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है, -1 के, है ना भाई। तो ये बाहर वाला आयोटा एज इट इज का एज इट इज, ये क्या बन गया 2 + 4, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 के बराबर। तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 2 - 4, 2 - 4 विल बी -2, बाहर आयोटा का आयोटा एज इट इज, तो आंसर क्या आ गया -2 आयोटा। अगर क्वेश्चन आपसे इमेजिनरी टर्म पूछ रहा है तो इमेजिनरी टर्म क्या होगी, -2। देखो यही क्वेश्चन गिवन था, मैंने बिल्कुल सही पिक करा, यही क्वेश्चन गिवन था कि भाई क्वेश्चन आपको बेसिकली गिवन था आयोटा इंटू 2 + 4 आयोटा स्क्वायर, तो आयोटा स्क्वायर को आपने सॉल्व कर लिया, आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है, सिंप्लीफाई कर लिया, बाहर वाले आयोटा से मल्टीप्लाई करवाया, तो क्वेश्चन चूंकि आपसे इमेजिनरी टर्म पूछ रहा था, इमेजिनरी टर्म एक ऐसी टर्म होती है जिसके साथ आयोटा लिखा हुआ होता है। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, इसको मैं तरीके से लिख देता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि z की वैल्यू गिवन है 2 + 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 - 4 आयोटा, ये क्वेश्चन है। एग्जामिनर कह रहा है कि बताओ z कॉन्जुगेट किसके बराबर होगा, z कॉन्जुगेट। तो आपको बेसिकली दो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है जो आपस में क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं। आपसे एग्जामिनर कह रहा है कि बताइए z कॉन्जुगेट। अब देखो दो तरीके सॉल्व करने के, एक तरीका तो ये कि पहले आप इसको आपस में डिवाइड करवाओ, डिवाइड करवाने के बाद जो आंसर है उस आंसर का कॉन्जुगेट लो, सही है, उस आंसर का कॉन्जुगेट लो। हमेशा आप अपने ऑप्शंस देखोगे, अगर तो ऑप्शंस के अंदर ऐसा ऑप्शन गिवन है कि एक ही लाइन आइटम का ऑप्शन गिवन है, तो उसका मतलब आपको ये वाला काम करना है कि पहले डिवाइड करवाओ, डिवाइड करवा के आंसर निकालो, आंसर निकालो, कॉन्जुगेट लो। और जबकि मैं यहाँ पे जब ऑप्शंस देख रहा हूँ तो ऑप्शन देखने में मुझे क्या पता चल रहा है कि एग्जामिनर ने डायरेक्टली कॉन्जुगेट लिया हुआ है। ये गलत तरीका होता है, मगर इस तरीके में भी सॉल्व करने आ सकता है क्योंकि ये आसान तरीका है। तो भाई इसका मतलब क्या है कि डायरेक्टली एग्जामिनर कह रहा है कि क्वेश्चन का कॉन्जुगेट ले लो, तो कॉन्जुगेट का मतलब ही क्या होता है, इमेजिनरी टर्म का साइन कन्वर्ट करना। तो क्या बन गया 2 - 3 आयोटा, नीचे वाला क्या बन जाएगा 1 + 4 आयोटा। अब डिवाइड करवा दो, अब भी आंसर सेम ही आएगा। मगर हमने इस क्वेश्चन को इस पैटर्न पे सॉल्व कर तो लिया, मगर असल तरीके कार क्या है कि पहले आप इन दोनों को डिवाइड करवाएंगे, फिर आंसर निकालेंगे, आंसर निकाले कॉन्जुगेट लेंगे। तो इस तरीके को आप सॉल्व कर सकते हो। कैसे करोगे सॉल्व, चलो मैं बता देता हूँ, किसी बच्चे को प्रॉब्लम हो रही है। भाई सबसे पहले आप इनको आपस में डिवाइड करवा दो। कैसे करवाओगे, 2 + 3 आयोटा एज इट इज, 1 - 4 आयोटा एज इट इज। डिवाइड करवाने का क्या तरीका होता है, रैशनलाइजेशन करवाओगे। रैशनलाइजेशन का मतलब कि ऊपर आएगा 1 + 4 आयोटा, नीचे 1 + 4 आयोटा, सिंपल तरीके से रैशनलाइजेशन करवाओगे। उसके बाद नीचे आपके पास बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर -4 आयोटा का स्क्वायर। ऊपर सिंपल मल्टीप्लाई करवाओगे इन दोनों ब्रैकेट्स को, तो क्या बन जाएगा 2 1 2, ये 2 जाके जब 4 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो 4 2 8 आयोटा, फिर 3 आयोटा 1 से मल्टीप्लाई होगा 3 आयोटा आ जाएगा, फिर 3 आयोटा जब 4 से मल्टीप्लाई होगा 3 4 12 आयोटा स्क्वायर बन गया। अब से फर्दर सिंप्लीफाई करवा दो, ये बन जाएगा 12 आयोटा स्क्वायर का मतलब ये कि माइनस का 12, तो 2 - का 12 ये हो जाएगा -10, 8 + का 3 9 10 9 10 11 प्लस का 11 आयोटा। इधर क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1, माइनस का 4 आयोटा स्क्वायर का मतलब ये कि भैया 4 आयोटा स्क्वायर 16 आयोटा स्क्वायर, 16 आयोटा स्क्वायर का मतलब क्या है कि भाई ये हो जाएगा हमारे पास सिंपल तरीके से नेगेटिव का 16, नेगेटिव का 16, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा प्लस का 16 हो जाएगा, क्योंकि देखो 4 आयोटा स्क्वायर है ना, तो 4 का स्क्वायर 16, आयोटा स्क्वायर -1, एक नेगेटिव साइन बाहर है तो प्लस का 16 हो गया। अब फाइनली क्या बन गया, ये बन गया माइनस का 10 प्लस का 11 आयोटा डिवाइडेड बाय 17। अब आप इसको पहले ब्रेक डाउन कर दो, ब्रेक डाउन कर दो कि बन जाएगा नेगेटिव का 10 डिवाइडेड बाय 17 और प्लस का 11 आयोटा डिवाइडेड बाय 17। अब आप इसका कॉन्जुगेट ले लो। कॉन्जुगेट कैसे लेते हैं, इमेजिनरी टर्म का साइन कन्वर्ट करना। तो एक तरीका सॉल्व करने का ये भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन दी क्वेश्चन ऑप्शंस के, आपको ऑप्शंस क्या गिवन है इस तरीके से भी हमारा क्वेश्चन क्या हो सकता है, सॉल्व हो सकता है। मुझे बताइए किसी बच्चे को इसमें कोई प्रॉब्लम, कोई मसले की बात, कोई परेशानी की बात, कोई प्रॉब्लम की बात, किसी भी हमारे शागिर्द को कोई मसला भाई, कोई प्रॉब्लम की बात, कोई मसले की बात, कोई परेशानी की बात, जल्दी से मुझे बताओ भाई। सबको क्लियर है, सबको क्लियर है, किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम, किसी बच्चे को कोई मसला, किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम की बात। हमेशा याद रखिएगा, हमेशा एक छोटी सी बात याद रखिएगा भाई, कि आपके पास कभी भी जो है ना, अगर इवन पावर आ रही हो, अगर कभी भी आपके पास इवन पावर आ रही हो कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर, तो उसका आंसर हमेशा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। कभी भी याद रखिएगा, इवन पावर आ रही हो कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर, उसका आंसर हमेशा 1 के बराबर होता है। एक छोटी सी शॉर्ट ट्रिक, इसी तरीके से हमेशा याद रखिएगा 1 + आयोटा डिवाइडेड बाय 1 - आयोटा का आंसर किसके बराबर होगा, आयोटा के बराबर होगा। ये चीज भी हमेशा याद रखिएगा। दूसरे नंबर के ऊपर बाकी सारी प्रॉपर्टीज मैंने आपको इस चैप्टर में पढ़ा दी हैं, मैंने आपको सारे इंपॉर्टेंट शॉर्ट पॉइंट्स बता दिए, इंपॉर्टेंट तमाम बुलेट पॉइंट्स आपको बता दिए। अब आप फर्स्ट ईयर मैथ्स क्या, आप कल को जब यूनिवर्सिटी की तैयारी भी कर रहे होगे ना, अगर आपने मेरे लेक्चर ले लिया, आप इंशाल्लाह यूनिवर्सिटी के पेपर के अंदर भी जो है ना इस चैप्टर के एमसीक्यूज इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो यहीं पे हमारा पहले लेक्चर वीडियो एंड होती है। मेरे प्यारे शागिर्दों, इस लेक्चर वीडियो के अंदर हमने ना सिर्फ बुलेट पॉइंट शॉर्ट पॉइंट सीखे, बल्कि साथ साथ तमाम बुक के एमसीक्यूज को समझा। कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज मैंने अपने पास से करवाए। मेरी एक एक जो
बात मैंने यहाँ पे करी है ना मेरा बेटा, उसमें कोई ना कोई एमसीक्यू छुपा हुआ तो जो मैंने आपको से करी है, आपने उनको उतारना है, उनको समझना है, उनको आपने सॉल्व करना है। और ना सिर्फ ये, देखो मेरा प्यारे शागिर्दों, मैंने इतनी मेहनत से आपके लिए लेक्चर बनाया है, तो अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करिए, क्योंकि सदका जारी है। देखो मुझे इससे कोई फायदा नहीं मिलेगा, मुझे मुझे इससे कोई पैसे नहीं मिलेंगे। मैं चाहता तो मैं भी कोई एमसीक्यूज का जो है ना बैच स्टार्ट कर लेता 2,500-3,000 रुपए का, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इतनी इज्जत दी हुई है तो बच्चे तो उसमें आ ही जाते। मगर कहने का मकसद ये है कि भाई मैंने ऐसा कोई भी स्टार्ट नहीं करा, ये मैंने सिर्फ आप लोगों के लिए फी सबिलिल्लाह ये लेक्चर वीडियो डिजाइन करी है, कि भाई ये तमाम चैप्टर वाइज एमसीक्यू लेक्चर वीडियोस, ताकि वो बच्चे जो अफोर्ड नहीं कर सकते किसी कोचिंग सेंटर की फीस को, या वो बच्चे जो किसी टीचर के पास जाके नहीं पढ़ सकते हैं, उनका भी हक है तालीम। सिर्फ तालीम चंद बच्चों का हक नहीं है। तो आपने खुद भी लेक्चर वीडियोस को देखना है, अपने दोस्तों से भी शेयर करना है, अपने कॉलेज के, कोचिंग के, फ्रेंड्स ग्रुप्स के में भी शेयर करना है, सही है ना भाई? तो यहीं पे इस लेक्चर वीडियो को ऑफ करूंगा, इस उम्मीद के साथ कि आप जहां हैं जैसे हैं खैरियत से होंगे। मुझे हमेशा अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इस पूरी वीडियो की पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जज़ाक अल्लाह, थैंक यू सो मच। हाशिम ज़िया साइनिंग ऑफ।